हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सीए कपिलकर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए सीएमए इंटरमीडिएट डायरेक्ट टैक्स रिवीजन सीरीज का अपना लेक्चर नंबर 8 एंड आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इसमें से आज हम अपना 4th हेड ऑफ इनकम दैट इज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन को आज हम डिस्कस करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है और आपके एग्जामिनेशन के अंदर काफी अच्छी वेटेज रखता है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी ही अच्छी तरीके से आना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए और आपको इस चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगाकर पढ़ना है। सभी कंसेप्ट को हमारे साथ रिवाइज करना है, सभी कंसेप्ट को हमारे साथ ब्रशअप करना है एंड उसके तुरंत बाद आपको सभी इलस्ट्रेशन, सभी क्वेश्चन आपको एक बार खुद से सॉल्व करके देखने हैं। और अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी डाउट आता है तो वो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भेजना है और वो मैं आपको रिजॉल्व करवा कर दूंगा। ठीक है सर। इसके लिए भी आज हम क्या करने जा रहे हैं, जो हमारी नवंबर 2023 अटेम्प्ट वाली रिकॉर्डिंग थी उसी सेम रिकॉर्डिंग को हम यहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे विद जो भी यहाँ पर मॉडिफिकेशंस हैं, जो कुछ भी अमेंडमेंट्स हैं, जो कुछ भी चेंजेस हैं, कुछ रिमूव कर दिया गया है या कोई नया पोर्शन ऐड कर दिया गया है या कोई नया सेक्शन ऐड कर दिया गया है। तो जो कुछ भी चेंजेस अमेंडमेंट्स हैं वो सब कुछ हमने रेलिवेंट एरिया पे जहाँ पे भी वो अमेंडमेंट है वो हमने इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं अपनी वीडियो के अंदर, सो दैट आप अपने अपडेटेड मॉड्यूल के साथ अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। आपके लिए सब कुछ स्ट्रीमलाइन एंड इन अ सिस्टमैटिक मैनर आपको मिलेगा। जैसे जैसे जहाँ पे जो कुछ लिख रहा है आपके अपडेटेड मॉड्यूल में वही सब कुछ हम आपको पढ़ाएंगे इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली। ठीक है सर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स डाइव इनटू द सब्जेक्ट विद मी। सो हमें आज इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन पढ़ना है। तो इसका चार्जिंग सेक्शन नंबर 45 हमें बताता है कि एनी प्रॉफिट और गेन arising from transfer of a capital asset is chargeable under the head income from capital gain in the year in which transfer took place। ठीक है, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है जो हमें बताता है कि कैपिटल गेन पे किस टाइप से टैक्स लगता है। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमें चार्जिंग सेक्शन के अंदर बोला गया कि प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट। तो हमें सबसे पहले जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ट्रांसफर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कैपिटल एसेट। तो हमें ये दो टर्म्स के ऊपर मेन फोकस रखना है अभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म कैपिटल एसेट। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 14 के अंदर डिफाइन करा गया है कैपिटल एसेट को। तो कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एनी एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और नॉट। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो एसएससी हेल्ड करता है चाहे वो उसके बिजनेस की हो या नहीं हो। एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1st of Feb 2021 to which exemption under section 1010D is not allowed due to the reason कि इसकी जो प्रीमियम है वो एक्सीड करता है 2.5 लाख रुपीज से। ठीक है, तो अगर कोई भी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं आप एंड उसका प्रीमियम 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा का होता है तो हम उसे कैपिटल एसेट मान लेंगे, उस पर 1010D की एग्जेम्पशन नहीं मिलती क्योंकि। ठीक है, बट इट डज नॉट इंक्लूड। तो कैपिटल एसेट के अंदर क्या क्या नहीं आएगा, स्टॉक इन ट्रेड। जो भी आपका स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि उस पर जो भी आप ट्रांसफर करेंगे अगर स्टॉक इन ट्रेड को तो वो आपका पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। पर्सनल इफेक्ट। पर्सनल इफेक्ट कहने का मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द एसएससी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी होती है पर्सनल नेचर की जो कि एसएससी हेल्ड करता है फॉर हिज पर्सनल पर्पस और फॉर द यूज ऑफ फैमिली मेंबर्स। बट इसके कुछ एक्सक्लूजन्स हैं कि ये भी हमारे पर्सनल इफेक्ट होते हैं बट स्टिल ये हमारे कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगे। क्या क्या, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो ये हमारी 6 तरीके की एसेट्स हैं, ज्वेलरी, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सभी हमारे पर्सनल इफेक्ट होते हुए भी हमारी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएंगे। अगर आप ज्वेलरी ट्रांसफर करते हैं, पेंटिंग ट्रांसफर करते हैं तो ये आपका कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। एंड यहाँ पे ज्वेलरी कहने का मतलब क्या है, ज्वेलरी इंक्लूड्स द फॉलोइंग ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रीशियस मेटल और एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल्स। ठीक है, तो आपकी कोई भी गोल्ड की, सिल्वर की या किसी और प्रीशियस एलॉय से बनी हुई कोई भी ज्वेलरी तो वो आपकी ज्वेलरी बोली जाएगी यहाँ पर। प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स लाइक डायमंड वेदर और नॉट सेट इन एनी फर्नीचर, यूटेंसिल और अदर आर्टिकल और वर्क्ड और स्वेन इनटू एनी वियरिंग अपैरल। यानी कि मान लीजिए अगर आपका डायमंड आपके किसी लाइक सोफे के अंदर भी आपका डायमंड फिट है तो वो भी आपकी ज्वेलरी की डेफिनेशन के अंदर यहाँ पे कवर हो जाएगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। तो जो हमारी रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है तो ये यहाँ पर कैपिटल एसेट के अंदर कवर नहीं होती। अब रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहने का मतलब क्या होता है, जो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया के अंदर सिचुएटेड है। अब यहाँ पर हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रूरल एरिया। बट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहीं भी रूरल एरिया को डिफाइन नहीं करा गया। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है टर्म अर्बन एरिया की। अर्बन एरिया क्या होता है,
अब जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया के बाहर का जो भी एरिया होगा वो हमारा रूरल एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि अर्बन एरिया कौन सा है, मतलब यहाँ पे अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कौन सी होगी। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो कि सिचुएट करती है इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी जिसकी टोटल पॉपुलेशन है ग्रेटर देन 10,000, ठीक है, इन एनी एरिया विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000, यानी कि जिसकी पॉपुलेशन है ग्रेटर देन 10,000, यानी कि अगर किसी भी म्यूनिसिपैलिटी के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आप आते हैं जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है, तो फिर उस एरिया में जो भी आपकी लैंड होगी वो आपकी अर्बन लैंड होगी। तो मतलब अगर इससे बाहर अगर कोई आपकी म्यूनिसिपैलिटी है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से कम है एंड उसके अंदर अगर आपकी कोई लैंड है तो हम उसे बोलेंगे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है। सेकंड अर्बन एरिया के लिए और क्या देखते हैं हम कि अगर मान लीजिए ये हमारी यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी है एंड इसकी पॉपुलेशन अगर 10,000 से 1 लाख तक है, मतलब इसकी पॉपुलेशन है 10,000 बट 1 लाख से कम है, तो इसके 2 किलोमीटर के बाहर तक का एरिया वो भी हमारा अर्बन एरिया बोला जाएगा, ठीक है। बट अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 1 लाख बट अप टू 10 लाख, तो इस केस में इसके 6 किलोमीटर तक के एरिया को यहाँ पे कवर कर लिया जाएगा अर्बन एरिया के लिए। तो अगर मान लीजिए म्यूनिसिपैलिटी से 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर भी कोई लैंड है तो वो भी आपकी अर्बन लैंड मानी जाएगी। बट अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज्यादा है म्यूनिसिपैलिटी की, तो उस केस में 8 किलोमीटर तक का एरिया आपका कवर हो जाएगा अर्बन एरिया एंड 8 किलोमीटर के बियॉन्ड का एरिया आपका माना जाएगा रूरल एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए किसी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है यहाँ पे 5 लाख, तो 1 लाख से ज्यादा है बट 10 लाख से कम है, तो इस केस में 6 किलोमीटर तक का एरिया यहाँ पर माना जाएगा अर्बन एरिया। और आपकी कोई लैंड सिचुएट करती है उस म्यूनिसिपैलिटी से 7 किलोमीटर बाहर, तो उस केस में अगर वो 7 किलोमीटर बाहर है तो यानी कि वो हमारे अर्बन एरिया के अंदर नहीं है, वो हमारे रूरल एरिया के अंदर है, तो वो आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बन जाएगी एंड वो फिर हमारे कैपिटल एसेट के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये इन्होंने एग्जांपल्स बनाकर दिया है कि लाइक अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है 9,000 है तो कोई मैटर ही नहीं करता, फिर तो वो हमारा रूरल एरिया ही होता है। बट अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है 12,000 है यानी कि 10,000 से ज्यादा है, तो उसके 2 किलोमीटर तक का एरिया अर्बन एरिया माना जाएगा एंड यहाँ पे हमारी लैंड सिचुएट करती है 1.5 किलोमीटर पे, यानी कि अर्बन एरिया के अंदर सिचुएटेड है, तो ये हमारी अर्बन कैपिटल एसेट बोली, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो ये हमारी कैपिटल एसेट है, तो यहाँ पे ये कैपिटल एसेट बन जाएगी हमारी। अब अगर म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन है 11 लाख, तो 11 लाख के केस में यानी कि 8 किलोमीटर तक का एरिया मान लिया जाएगा हमारा अर्बन एरिया एंड यहाँ पे लैंड सिचुएटेड है हमारी 2 किलोमीटर पर, तो ये हमारी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके आप ये सभी एग्जांपल्स देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ सच अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चरल इनकम। तो ये अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करते हैं तो उससे होने वाली इनकम आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं बोली जाएगी, इससे होने वाली जो भी इनकम होगी वो आपकी कैपिटल गेन है एंड वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है जी। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड्स लाइक 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1980, तो ये हमारे कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर है। स्पेशल बियरर बॉन्ड्स इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इशूड बाय द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, तो ये हमारे कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर है। अगर आप इनका कोई भी ट्रांसफर करते हो तो ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये कैपिटल गेन इसके ऊपर नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जानना है कि हमारी कैपिटल एसेट जो होती है वो 2 तरीके की होती है। कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म भी हो सकती है एंड लॉन्ग टर्म भी हो सकती है। अब शॉर्ट टर्म कहने का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म कहने का मतलब क्या होता है, तो ये बताया गया है हमें सेक्शन 2+42A के अंदर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट वो होती है जिसका पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 36 मंथ्स होता है। अगर कोई भी एसेट आप लेस देन 36 मंथ होल्ड करते हैं तो वो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट बोली जाती है इन जनरल। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ केस में कुछ एसेट्स ऐसी हैं कि अगर आप उन्हें ग्रेटर देन 12 मंथ भी हेल्ड करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म बन जाती है एंड कुछ एसेट्स ऐसे हैं कि अगर आप उन्हें ग्रेटर देन 24 मंथ हेल्ड करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म बन जाती है। तो वो हमें एक्सेप्शंस यहाँ पर पढ़नी है कि वो कौन सी हमारी एक्सेप्शंस हैं, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारी यहाँ पे कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें ग्रेटर देन 12 मंथ होल्ड करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म बन जाएंगी। तो कौन सी एसेट्स होती हैं, इन्हें हम शॉर्ट में बोलेंगे यहाँ पे जुमरी एसेट्स, JUMRE। तो जेट से जीरो कूपन बॉन्ड, अगर कोई जीरो कूपन बॉन्ड है अगर आप 12 मंथ से ज्यादा उसे होल्ड करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टर्म बन जाएगा। UM का मतलब यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट्स ऑफ UTI। अगर यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या यूनिट्स ऑफ UTI है और आप उन्हें 12 मंथ से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगी। RE का मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी आपकी, तो वो आपकी 12 मंथ से ज्यादा अगर आपका उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगी, ठीक है। अब 24 मंथ्स के लिए कौन सी देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम देखते हैं लैंड और बिल्डिंग और बोथ। अगर आपके पास कोई लैंड बिल्डिंग है या दोनों है, मतलब लैंड बिल्डिंग, तो अगर वो 24 मंथ से ज्यादा का उनका पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। एंड अगर आपके अनलिस्टेड शेयर्स है
तो लिस्टेड शेयर हमारे यहाँ पे कवर हो गए। एंड अनलिस्टेड शेयर अगर 24 मंथ से ज्यादा का पीरियड ऑफ होल्डिंग है तो वो आपके लॉन्ग टर्म बनते हैं। इन्हें छोड़कर बाकी जितनी भी एसेट्स हैं तो वो सभी आपकी होती हैं अगर 36 मंथ से ज्यादा आप होल्ड करेंगे तभी आपके वो लॉन्ग टर्म बनेंगे, अदरवाइज वो आपकी शॉर्ट टर्म बन जाती है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे समझना है कि ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट, तो ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट क्या होती है, तो उसकी डेफिनेशन ऊपर दी गई है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड तो ये क्या होता है, अ फंड सेटअप अंडर अ स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, एंड अगर मान लीजिए आपका जो म्यूचुअल फंड है वो किसी दूसरे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड स्कीम है म्यूचुअल फंड ए, एंड वो इन्वेस्ट करता है किसी म्यूचुअल फंड बी के अंदर। ठीक है, तो जो म्यूचुअल फंड ए की टोटल प्रोसीड्स हैं वो एटलीस्ट मतलब 90% और उससे ज्यादा वो म्यूचुअल फंड बी के अंदर इन्वेस्ट करता हो अपनी प्रोसीड्स को, एंड जो म्यूचुअल फंड बी है वो अपनी 90% या उससे ज्यादा की प्रोसीड्स इन्वेस्ट करता हो इन द इक्विटी शेयर ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, मतलब लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनीज के इक्विटी शेयर खरीदने में अगर वो 90% और मोर की प्रोसीड्स को यूज करता है तब वो बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड ए हमारा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। ठीक है, a minimum of 90% of the total proceeds of such fund, that is fund A, is invested in the units of such other fund, that is fund B. ठीक है, such other fund means B invest a minimum of 90% of the total proceeds in equity share of the domestic company listed on the recognized stock exchange. ठीक है, तो अगर ये 90% से ज्यादा अपनी प्रोसीड्स को इन्वेस्ट करता है इन द इक्विटी शेयर ऑफ द लिस्टेड डोमेस्टिक कंपनी तो हम फिर इस केस में बोलेंगे कि म्यूचुअल फंड ए हमारा इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। एंड दूसरा केस, अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, तो इस केस में अगर आपका म्यूचुअल फंड ए इन्वेस्ट करता है इन द इक्विटी शेयर ऑफ द डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी, इक्विटी शेयर ऑफ द डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी, वो अपनी टोटल प्रोसीड्स का 65% और उससे ज्यादा डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनी के इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट करता है तो हम बोलेंगे म्यूचुअल फंड ए इज अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। ठीक है, इन एनी अदर केस मिनिमम ऑफ 65% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स ऑफ सच फंड is invested in the equity share of the domestic company listed on the recognized stock exchange। एंड यहाँ पे जो हमें परसेंटेज निकालनी होती है वो हम किस टाइप से निकालते हैं, एनुअल एवरेज ऑफ द मंथली एवरेज। तो यानी कि हम पहले मंथली एवरेज निकालेंगे ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, फिर उस मंथली एवरेज का एनुअल एवरेज निकालेंगे। तो इस टाइप से हमें परसेंटेज कंप्यूट करनी होती है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, तो जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं जो कि हमें डिस्काउंट पे इशू होते हैं और ड्यूरिंग द टेन्योर हमें कोई भी उस पर इंटरेस्ट या कोई भी हमें उस पर बेनिफिट नहीं मिलता, एंड जब वो रिडीम होते हैं तो वो उसकी फेस वैल्यू पर रिडीम हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए फेस वैल्यू 100 रुपए किया तो वो आपको इशू हो जाते हैं 50 रुपए पे, बीच में आपको कोई भी इस पे इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा एंड 100 रुपए पे रिडीम हो जाएगा। तो ये आपको जिस टाइम पे रिडीम होगा उस टाइम पे सीधे 50 रुपीज का बेनिफिट होगा। एंड यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जब भी आप जीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन करेंगे तो उसे भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो जब हम ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पॉइंट है, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, अब डिटर्मिनेशन ऑफ द पीरियड ऑफ होल्डिंग। अब हमने पढ़ा था कि पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर ग्रेटर देन 12 मंथ है या पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 24 मंथ है या पीरियड ऑफ होल्डिंग ग्रेटर देन 36 मंथ है तो इस केस में वो हमारी लॉन्ग टर्म होती है, अदरवाइज वो शॉर्ट टर्म होती है। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग हमें किस टाइप से डिटरमाइन करना है वो हम समझ लेते हैं। अगर हमारे शेयर्स हैं हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन, अगर आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर हेल्ड करते हैं जो कि लिक्विडेट हो गई तो जिस दिन वो लिक्विडेट हो गई उसके बाद का जो भी पीरियड है वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग के अंदर काउंट नहीं होगा। वेयर एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। 49 सबसेक्शन 1 करने का मतलब कि अगर आपने किसी प्रीवियस ओनर से कोई प्रॉपर्टी ली है, प्रीवियस ओनर ने आपको गिफ्ट कर दिया, कोई इस टाइप से आपको प्रीवियस ओनर से मिल गया, तो उस केस में जो प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करने के लिए इंक्लूड कर लिया जाएगा। वेयर इन्वेंट्री ऑफ बिजनेस इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट बाय द एसएससी। अगर आप अपनी कोई बिजनेस की एसेट को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो जिस डेट पे आप कन्वर्ट करेंगे, जिस डेट पे कन्वर्जन होगा उस डेट से पीरियड ऑफ होल्डिंग आपका स्टार्ट होगा। Where shares in the Indian company becomes the property of an assessee in lieu of shares। अमलगमेटेड कंपनी मतलब अमलगमेशन के केस में अगर अमलगमेटेड कंपनीज के शेयर्स की जगह पर आपको अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं तो जिस दिन आपको अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे तो उसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग जो आपने अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स थे उसे भी ऐड कर लिया जाएगा। मान लीजिए आपने अमलगमेटेड कंपनी के शेयर्स खरीदे थे 2 साल पहले, तो अब जब आप अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालेंगे तो वो जो 2 साल का पीरियड था वो भी आपको इसके अंदर ऐड करना होगा। शेयर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी इज सब्सक्राइब्ड बाय द एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ राइट टू सब्सक्राइब। अगर आपको कोई राइट मिल जाता है, राइट शेयर्स मिलते हैं, आपको राइट मिलता है कि आप शेयर ले सकते हैं, तो जो भी आपका डेट ऑफ अलॉटमेंट होगा उस दिन से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग स्टार्ट होगा। वेदर राइट टू सब्सक्राइब टू एनी शेयर और सिक्योरिटी इज रिनाउंस्ड। आपको राइट मिलता है बट आप वो राइट एक्सरसाइज नहीं करते, आप वो राइट किसी अदर पर्सन को रिनाउंस कर देते हैं। तो जिस दिन आपको वो राइट मिला था, डेट ऑफ ऑफर जिस दिन आपको राइट मिला था उस दिन हम मान लेंगे कि आपको वो पीरियड ऑफ होल्डिंग है। आपको वो राइट मिला एंड आपने वो रिनाउंस कर दिया तो ये भी आपका ट्रांसफर है, इस पे भी आपको कैपिटल एसेट लगेगा। एंड ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही होता है क्योंकि इसमें कोई इतना लंबा टाइम हमें मिलता ही नहीं है। आपको ऑफर मिलता है एंड वो विद इन सर्टेन टाइम, मतलब 3-4 महीने के अंदर अंदर आपको उसका सब कुछ या तो उसे आपको एक्सरसाइज करना होता है या तो रिनाउंस करना होता है, तो वो शॉर्ट टर्म ही होता है हमारा हमेशा।
वेयर एनी फाइनेंशियल एसेट इज अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट। फाइनेंशियल एसेट विदाउट एनी पेमेंट करने का मतलब बोनस शेयर। आपके पास कोई शेयर थे एंड आपको अब उसके ऊपर आपको कोई बोनस शेयर्स मिल जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जिस दिन आपको बोनस शेयर अलॉट होंगे उस दिन से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग चालू, मतलब उस दिन से आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। वेयर शेयर इन द इंडियन कंपनी बीइंग अ रिजल्टिंग कंपनी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी इन द केस ऑफ डीमर्जर। यानी कि आपकी एक एंटिटी है, आपकी एक मान लीजिए कंपनी है ए लिमिटेड एंड इसके अंदर 2 डिवीजन थे एंड इसका एक डिवीजन अब डीमर्ज हो गया, तो अब आपको जब रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिलेंगे तो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स के लिए आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा, तो जो आपकी डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर आप जब से होल्ड करते थे वो भी पीरियड आपका इंक्लूड कर लिया जाएगा फॉर कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग। एसएससी इन द डीमर्ज्ड कंपनी शैल बी इंक्लूडेड। वेयर इक्विटी शेयर इन कंपनी बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी। कि कोई प्रेफरेंस शेयर इक्विटी के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं तो इक्विटी शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग तब से माना जाएगा जब आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदे थे, तो प्रेफरेंस शेयर का जो पीरियड ऑफ होल्डिंग था वो भी आपका इंक्लूड हो जाएगा इसके अंदर। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। अब ये यहाँ पर एक अमेंडमेंट करी गई है, एक नया क्लॉज ऐड करा गया है एंड ये क्लॉज क्या बताता है कि अगर मान लीजिए कोई एसएससी उसके पास फिजिकल गोल्ड था एंड वो अपने फिजिकल गोल्ड को ट्रांसफर करवा लेता है, कन्वर्ट करा लेता है इन द इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ईजीआर। अगर कोई अपने फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करवा लेता है या किसी के पास ईजीआर है और फिर वो उस ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा लेता है, तो इस केस में कन्वर्जन के टाइम पे पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा। तो अगर कोई अपने फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करा लेता है, फिजिकल गोल्ड टू ईजीआर, तो यहाँ पर जो ईजीआर को अगर वो बाद में कभी सेल करता है तो जब ये ईजीआर को ट्रांसफर करेगा तो इसके लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या माना जाएगा, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग तब से माना जाएगा जब से उसके पास फिजिकल गोल्ड था। सेम अगर मान लीजिए किसी के पास ईजीआर है एंड वो ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा लेता है एंड फिर वो लेटर ऑन ये फिजिकल गोल्ड को सेल करता है, तो यहाँ पर फिजिकल गोल्ड के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से लिया जाएगा, तो जब से वो ईजीआर को होल्ड करता था उस डेट से ही उसका यहाँ पे फिजिकल गोल्ड का पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। वेयर ईजीआर इज इशूड बाय अ वॉल्ट मैनेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ अ गोल्ड डिपॉजिट, तो यानी कि फिजिकल गोल्ड के बदले ईजीआर को अगर इशू करा जाता है तो द पीरियड फॉर विच सच गोल्ड वाज हेल्ड बाय द एसएससी प्रायर टू द कन्वर्जन इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट, यानी कि ईजीआर में कन्वर्ट होने से पहले जो भी पीरियड ऑफ होल्डिंग था उसे भी यहाँ पर ऐड कर लिया जाएगा। सेम अगर यहाँ पर आप ईजीआर से फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं तो पीरियड फॉर विच सच इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट वाज हेल्ड बाय द एसएससी प्रायर टू इट्स कन्वर्जन इनटू गोल्ड, तो उसे भी यहाँ पर पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए ऐड कर लिया जाएगा। अंडरस्टूड। चलिए, वेयर एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी इज अलॉटेड। अगर आपको कोई स्वेट इक्विटी शेयर मिलते हैं तो स्वेट इक्विटी शेयर के लिए आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा जिस दिन आपको वो स्वेट इक्विटी शेयर अलॉट होते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म ट्रांसफर। तो ये हमें बताता है सेक्शन 2 क्लॉज 47। तो सेक्शन 2 क्लॉज 47 हमें बताता है कि ट्रांसफर किसे बोलते हैं एंड सेक्शन 47 हमें बताता है कि ट्रांसफर किसे नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है 247 बताता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर एंड सेक्शन 47 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बताता है जो ट्रांसफर नहीं होते। तो ट्रांसफर इन रिलेशन टू अ कैपिटल एसेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन को हम ट्रांसफर बोलते हैं, सेल, एक्सचेंज, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द एसेट। अगर आप कोई सेल कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, एक्सटिंग्विश कर देते हैं या रेलिंक्विश कर देते हैं एसेट को, या एक्सटिंग्विश कर देते हैं एसेट के अंदर अपने राइट्स को, या आपकी एसेट कंपलसरी एक्वायर कर लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो उसे भी हम यहाँ पे ट्रांसफर बोलेंगे। ऑनर ऑफ द कैपिटल एसेट अगर कन्वर्ट कर देता है अपनी कैपिटल एसेट को इन द स्टॉक इन ट्रेड, तो जिस दिन वो स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है उस दिन हम उसे ट्रांसफर बोल देंगे। मैच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड, अगर आपके जीरो कूपन बॉन्ड की मैच्योरिटी हो जाती है, रिडम्पशन हो जाता है, तो उसे ट्रांसफर बोला जाता है। पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, समटाइम पोजेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज गिवन इन कंसिडरेशन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, कि मतलब आपका अभी पार्ट परफॉर्मेंस हुआ कि आपको कंसिडरेशन मिल गया, सेल कंसिडरेशन, एंड आपने उसे पोजेशन दे दिया, तो जिस दिन आपने पोजेशन दे दिया उस दिन मान लिया जाएगा कि आपने ट्रांसफर कर दिया अपनी एसेट। लास्टली, certain types of transaction which have the effect of transferring or enabling the enjoyment of the immovable property, अगर आप अपनी immovable property को एंजॉय करने के लिए राइट्स दे देते हैं, यानी कि जैसे कि आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है एंड आपने उसके शेयर्स वगैरह दे दिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रह सकते हैं, तो जिस दिन आपने वो राइट्स दे दिए उसे एंजॉय करने के, तो उसे मान लिया जाएगा कि आपने ट्रांसफर कर दी प्रॉपर्टी। ठीक है, स्कोप एंड ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। तो सेक्शन 45 मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सेक्शन 45 बोलता है एनी प्रॉफिट और गेन फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज चार्जेबल अंडर द कैपिटल गेन एंड इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस साल में ट्रांसफर होता है उस साल में हमारी चार्जेबिलिटी आती है यहाँ पर कैपिटल गेन में। तो ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी, कैपिटल गेन आर चार्जेबल एज द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द सेल और ट्रांसफर टुक प्लेस। तो जिस साल में भी ट्रांसफर होगा उस साल में हमारी चार्जेबिलिटी आ जाएगी, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो अब वो एक्सेप्शंस पढ़ लेते हैं। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 हमें बताता है इंश्योरेंस रिसिप्ट के बारे में। मान लीजिए आपकी कोई कैपिटल एसेट है वो डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रक्ट हो जाती है ड्यू टू दिस फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या, कि मान लीजिए फ्लड आ जाता है या साइक्लोन आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, इसकी वजह से आपकी कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट हो जाती है,
या कोई राइट और सिविल डिस्टर्बेंसेस की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाती है, या कोई एक्सीडेंटल फायर की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाती है, या बिकॉज ऑफ एक्शन बाय एनी एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी। तो इस टाइप अगर इन किसी भी कारणों से आपकी कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो उसके बदले में जब आपको इंश्योरेंस के तरफ से कोई आपको इंश्योरेंस रिसिप्ट मिलेंगी, तो या तो वो आपको आपकी जो कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्ट हुई उसके बदले कोई कैपिटल एसेट दे देंगे दूसरी, या वो आपको मनी में मतलब कोई सम देंगे, सम इन द कैश या मनी कुछ भी देंगे आपको इंश्योरेंस रिसिप्ट की तरह। तो जो भी आपको मान लीजिए कैपिटल एसेट मिली या आपको जो भी सम मिलेगा, तो वो आपका यहाँ पे हम उसे मान लेंगे जिस दिन वो डिस्ट्रक्ट हुई कि वो आपकी ट्रांसफर हो गई, एंड जिस दिन वो आपको कैपिटल एसेट या सम मिलेगा उस साल में कैपिटल गेन लगेगा। ठीक है, तो जब भी आपको वो मनी रिसीव होगा उस टाइम पे आपकी कैपिटल गेन की यहाँ पे लायबिलिटी आएगी, सच पर फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द सच मनी और एसेट वाज रिसीव्ड। ठीक है, एंड यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, तो अगर आपको कोई एसेट मिलती है तो उसकी एफएमवी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट प्लस अगर आपको कोई भी मॉनेटरी कंसिडरेशन मिलता है यहाँ पे तो प्लस मॉनेटरी कंसिडरेशन, वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई कन्वर्जन कर देते हैं, कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट एज स्टॉक इन ट्रेड। अब यहाँ पर समझिए कि अगर आपके पास कोई एक कैपिटल एसेट थी एंड अब आप उसे स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, तो जिस डेट पे आप उसे कन्वर्ट करेंगे उस डेट पे हम मान लेंगे कि आपकी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गई है। तो जिस दिन आपने कन्वर्जन करा उस डेट पे आपकी ट्रांसफर मान लिया जाएगा। बट यहाँ पे चार्जेबिलिटी, आपकी जो कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी है वो ट्रांसफर के साथ नहीं आएगी। आपका कैपिटल गेन का टैक्स तब आएगा जिस दिन आप वो स्टॉक इन ट्रेड सेल करेंगे एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है, मान लीजिए आपकी कोई एक कैपिटल एसेट थी एंड आपने उसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। तो जिस दिन आपने कन्वर्ट कर दिया था इन स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ पे आपका ट्रांसफर तो मान लिया जाएगा 22-23 में, बट अब वो आपका स्टॉक इन ट्रेड सेल होता है 2023-24 के अंदर। तो अब जो चार्जेबिलिटी आएगी वो आएगी आपकी 2023-24 के अंदर, पीजीबीपी की भी एंड कैपिटल गेन की भी। अब जब आप स्टॉक इन ट्रेड को सेल करेंगे तो उस टाइम पे पीजीबीपी की भी इनकम निकलेगी आपकी, एंड उसी टाइम पे आपकी कैपिटल एसेट कैपिटल गेन की भी इनकम निकलेगी। एंड मान लीजिए अगर आप इसे पार्ट में सेल करते हैं कि आपने एक पार्ट 2023-24 में सेल करा स्टॉक इन ट्रेड का, एक पार्ट 24-25 के अंदर सेल करा, तो आपका कैपिटल गेन भी इसी टाइप से प्रोपोर्शनेट टैक्सेबल होगा कि आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर, या जिस भी रेशो में आप करते हैं सेल स्टॉक इन ट्रेड को, तो उस टाइप से वो आपका टैक्सेबल होगा। तो ये हमारी एक्सेप्शन थी कि ट्रांसफर तो हमारा मान लिया जाएगा जब हमने उसे कन्वर्ट कर दिया, बट टैक्सेबिलिटी आएगी जब हमारा स्टॉक इन ट्रेड सेल होगा। द प्रॉफिट ऑफ गेन अराइजिंग फ्रॉम द अबव कन्वर्जन और ट्रीटमेंट विल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स एज इज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम। तो जिस भी साल में वो उसे बेचेगा उस साल में आपके यहाँ पे लायबिलिटी आएगी फॉर द इनकम टैक्स। एंड इसमें फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, तो जिस दिन आपने ट्रांसफर करा था उस दिन की जो भी आपकी फुल फेयर मार्केट वैल्यू थी उसे हम मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। एंड यहाँ पे आपको समझना है कि जो हमें आगे हम पढ़ेंगे कि हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, तो आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होकर तो बैठ जाएगा उसी दिन जिस दिन आपने ट्रांसफर करा, उस दिन वो कंप्यूट होकर बैठ जाएगा। मतलब आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा वो ट्रांसफर की डेट कन्वर्जन की डेट तक मिलेगा। आपको जो भी बाकी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी है वो कन्वर्जन की डेट की देखनी है। मतलब कैपिटल गेन आपका कंप्यूट उसी दिन हो जाएगा, बट वो केवल चार्ज टू टैक्स कब होगा, जब आपकी स्टॉक इन ट्रेड सेल होगी। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। एंड इसके अंदर आपकी अब किस टाइप से टैक्सेबिलिटी आएगी, तो आपका कैपिटल गेन का टैक्स आएगा जो भी आपका एफएमवी था ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन माइनस आपकी कॉस्ट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और आपकी बिजनेस की इनकम क्या होगी जिस भी प्राइस पे आप सेल करेंगे माइनस एफएमवी ऑफ द एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। तो इस टाइप से आपकी पीजीबीपी की इनकम आ जाएगी। ठीक है जी, ये इलस्ट्रेशन आप देख लेना। कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन, अब आपकी कोई एसेट अगर कंपलसरी एक्वायर कर लेते सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक मान लीजिए आपके कोई प्लॉट है एंड अब सेंट्रल गवर्नमेंट को उस जगह पर मान लीजिए मेट्रो की लाइन बिछानी है या वहां पे उन्हें हाईवे बनाना है, कोई एक्सप्रेस वे बनाना है, तो उसके लिए वो आपका प्लॉट कंपलसरीली एक्वायर कर लेते हैं एंड उसके ऊपर वो आपको कंपनसेशन देते हैं। तो ये जो आपको कंपनसेशन जिस साल में वो एक्वायर कर लेंगे, ट्रांसफर तो आपकी उसी साल में मान ली जाएगी कि जिस साल में कंपलसरी एक्विजिशन हो गया आपके कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गई। बट जब आपको कंपनसेशन एक्चुअली रिसीव होगा जिस साल के अंदर, तो टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन की आपको उस साल के अंदर आएगी। तो ये भी हमारा एक्सेप्शन है 45 का कि यहाँ पे भी ट्रांसफर हमारा पहले हो गया, बट हमारी चार्जेबिलिटी टू कैपिटल गेन हमारी बाद में आ रही है। चार्जेबल एज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच कंपनसेशन इज रिसीव्ड। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि मान लीजिए एसएससी को जो कंपनसेशन मिला तो एसएससी उससे सेटिस्फाई नहीं है एंड वो उसे चैलेंज कर लेता है कोर्ट में कि भाई ये जो मेरे को कंपनसेशन मिला ये सफिशिएंट नहीं है, मुझे थोड़ा और कंपनसेशन चाहिए। तो अगर कोर्ट उसे बोलती है कि भाई अभी ने इनहांस कंपनसेशन देना चाहिए, तो अगर उसे इनहांस कंपनसेशन जब मिलेगा तो जिस भी ईयर के अंदर उसे इनहांस कंपनसेशन मिलेगा वो उस ईयर के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। एंड इनहांस कंपनसेशन के टाइम पे जब हम टैक्सेबिलिटी निकालेंगे कैपिटल गेन के अंदर, तो हम यहाँ पर केवल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो भी हमें इनहांस कंपनसेशन मिलेगा वो ले लेंगे। एंड यहाँ पे हमें लेस करने के लिए कोई भी हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो जिस टाइम पे हमें
ओरिजिनल कंपनसेशन मिला था उस टाइम पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को लेस कर चुके होंगे, तो जितना भी हमें मिलेगा वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनसेशन रिसीव्ड इन परसुएंस ऑफ एन इंटरिम ऑर्डर। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया, इंटरिम ऑर्डर करने का मतलब कि एक बीच का ऑर्डर पास कर दिया, अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है वो, कि इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया कि भाई इन्हें एनहांस कंपनसेशन या कंपनसेशन दे दिया जाए इतने रुपए का, एंड उसके हिसाब से वो आपको कंपनसेशन या एनहांस कंपनसेशन मिल जाता है, तो अब आपकी टैक्सेबिलिटी कब आएगी? तो अभी तो वो इंटरिम ऑर्डर है, अभी वो फाइनल ऑर्डर नहीं है, तो आपकी टैक्सेबिलिटी यहाँ पर तब आएगी जब आपका वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर पास होगा, कि मतलब जिस दिन कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देंगे कि इन्हें इतना कंपनसेशन, एनहांस कंपनसेशन पे करना है, उस साल के अंदर आपको ये इनकम चार्जेबल होगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। रिडक्शन ऑफ इनहांस कंपनसेशन, अगर मान लीजिए आपको पहले इनहांस कंपनसेशन अलाउ कर दिया गया मान लीजिए 50 लाख रुपए का, एंड फिर बाद में कोर्ट बोलती है कि नहीं इन्हें 25 लाख रुपीस के हिसाब से इनहांस कंपनसेशन देना है, तो अब जो 25 लाख, पहले तो आपको 50 लाख आपकी चार्जेबल टू टैक्स हो गई थी, तो अब वो आपको बाय द वे ऑफ रेक्टिफिकेशन वो ठीक करना होगा, एंड उसमें अब आपको 25 लाख रुपीस के हिसाब से आपका कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। डेथ ऑफ द ट्रांसफरर, अगर मान लीजिए ट्रांसफरर की डेथ हो जाती है, मतलब जो जिसकी एसेट कंपल्सरीली एक्वायर हुई उसकी डेथ हो जाती है, एंड उसकी डेथ के बाद अगर इनहांस कंपनसेशन मिलता है, तो अब वो जिसे मिलेगा उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इनहांस कंपनसेशन विल बी चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पर्सन हु रिसीव्स द सेम। ठीक है जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सेक्शन नंबर 46, तो ये हमें बताता है कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट बाय कंपनीज इन द लिक्विडेशन। अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के टाइम पे अपनी एसेट्स अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उस पे उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, एंड उस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा इन द हैंड्स ऑफ कंपनी। ठीक है, बट अगर कंपनी खुद से लिक्विडेशन के टाइम पे शेयर होल्डर्स को कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, बट अगर मान लीजिए केस ऐसा है कि लिक्विडेटर आ गया, एंड लिक्विडेटर बैठकर सभी मतलब कंपनी की सभी एसेट्स को पहले वो सेल करता है, फिर उसके प्रोसीड्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो उसे कलेक्शन हुआ उस कलेक्शन को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द शेयर होल्डर, तो इस केस में कंपनी के हाथ में कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, एंड इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर क्या होगा कि शेयर होल्डर को जो भी मान लीजिए अमाउंट मिला या जो भी उसे एसेट्स मिलेंगी, तो उसकी जो एफएमवी होगी ऑन द डेट ऑफ रिसिप्ट, तो वो उसकी चार्जेबल हो जाएगी अंडर द हेड कैपिटल गेन। शेयर होल्डर रिसीव मनी और अदर एसेट फ्रॉम द कंपनी ऑन इट्स लिक्विडेशन, they will be chargeable to income tax under the head capital gain in respect of the market value of the asset received on the date of the distribution। तो जिस दिन आपको वो एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन की डेट की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, वो मार्केट वैल्यू आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान के वो आपकी कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी उसकी। बट अगर द पोर्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज टू बी ट्रीटेड एज द डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 222 क्लॉज सी। अब अगर मान लीजिए आपको कोई भी, जैसे कंपनी ने टोटल एसेट्स 100 लाख रुपीस की डिस्ट्रीब्यूट करी, एंड उसमें से 20 लाख रुपीस तक का उसका प्रॉफिट के तरीके का था, मतलब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, तो अब ये जो 20 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाय वे ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, तो 20 लाख रुपीस तक के लिए हम मानेंगे कि ये हमारा डीम्ड डिविडेंड है, इसे डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाता है, एंड ये शेयर होल्डर्स के हाथ में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की तरह टैक्सेबल होगा, एंड इसके ऊपर का जो 80 लाख रुपीस का मिलेगा तो हमारा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। इसे एक बार चार्ट से आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होता है, तो इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, तो ये ट्रांसफर नहीं है, तो चार्जेबिलिटी कोई नहीं आएगी, कैपिटल गेन की कोई चार्जेबिलिटी नहीं है। इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, अगर डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अगर वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के एट्रीब्यूटेबल है, तो उसे डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज सी, एंड ये टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एंड अगर वो मनी एट्रीब्यूटेबल टू आपका जो प्रॉफिट है उसका एट्रीब्यूटेबल नहीं है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के, तो जो भी आपको मनी रिसीव होगा प्लस एफएमवी ऑफ द एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस जो आपके डीम्ड इनकम यहाँ पे मान ली गई थी, इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये लेस करने के बाद जो भी आपकी इनकम आएगी वो आपकी कैपिटल हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए बायबैक ऑफ शेयर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि कंपनीज अपनी सिक्योरिटीज को या अपने शेयर्स को बायबैक कर लेते हैं, तो बायबैक के लिए टैक्सेबिलिटी किस टाइप से आएगी, तो इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर्स, तो अदर देन शेयर अगर कंपनी अपनी कोई और सिक्योरिटी को बायबैक कर लेती है, तो जब वो बायबैक करेगी तो उसकी कोई भी टैक्सेबिलिटी कंपनी के हाथ में नहीं आएगी, एंड बायबैक के टाइम पे जो भी वो रिसिप्ट मतलब शेयर होल्डर को जो भी अमाउंट मिलेगा, सिक्योरिटी होल्डर को जो भी अमाउंट मिलेगा, तो उस पर कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी आएगी इन द हैंड्स ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर। एंड यहाँ पे स्पेसिफाइड एसेट करने का मतलब क्या है, स्पेसिफाइड एसेट्स इंक्लूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और अदर सिक्योरिटी एज मे बी नोटिफाइड। ठीक है, chargeable to tax in the hands of the holder of the specified securities, such capital gain shall be chargeable for the year in which such securities were purchased by the companies। तो जिस साल में कंपनी परचेस करेगी बायबैक करेगी उस साल में वो टैक्सेबल हो जाएगी इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। एंड अगर मान लीजिए शेयर्स हैं,
बट शेयर्स डोमेस्टिक कंपनी के नहीं है, किसी और कंपनी के हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी के नहीं है, किसी और कंपनी के हैं, तो उस केस में भी यही होगा, उस पर्टिकुलर कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, बट जो शेयर होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर के लिए कैपिटल गेन की तरह टैक्स हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने लिस्टेड और अनलिस्टेड शेयर्स को बायबैक कर लेती है, तो इस केस में क्या होगा कि जो डोमेस्टिक कंपनी है उसे एक एडिशनल टैक्स पे करना होगा एट द रेट ऑफ 20% प्लस 12% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये एडिशनल टैक्स डोमेस्टिक कंपनी को पे करना होगा। तो जब डोमेस्टिक कंपनी टैक्स पे कर देगी तो उसके बाद जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि जब एक बार कोई इनकम कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगी, फिर वो शेयर होल्डर्स के हाथ में भी अगर टैक्स कर देंगे तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, तो उस पर कंपनी टैक्स पे कर देती है। अगर वो कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने लिस्टेड और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अपने शेयर्स को बायबैक कर दिया डोमेस्टिक कंपनी केवल, तो उस केस में कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी आती है, शेयर होल्डर के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। शेयर होल्डर के हाथ में वो इनकम सारी वुड बी एग्जाम्प्ट अंडर दी सेक्शन 10 क्लॉज 34A। अब यहाँ पर एक बार इससे चार्ट से भी समझ लीजिए, अगर बायबैक होता है ऑफ द शेयर्स बाय डोमेस्टिक कंपनी, तो इस केस में कंपनी के हाथ में टैक्सेबिलिटी आएगी, एडिशनल इनकम टैक्स पे करना होगा उसे 23.296% का, एंड शेयर होल्डर के हाथ में 1034A के हिसाब से कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, इनकम एग्जाम्प्ट होगी। बायबैक होता है ऑफ द शेयर बाय कंपनी अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, यानी कि फॉरेन कंपनी अगर कोई शेयर्स का बायबैक करती है तो कंपनी के लिए कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होगी, जो भी बायबैक पे अमाउंट रिसीव होगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते हुए उसे टैक्स कर दिया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। एंड अगर बायबैक होता है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का बाय एनी कंपनी, वेदर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी, तो उस केस में कंपनी के हाथ में कोई टैक्सेबिलिटी नहीं है, शेयर होल्डर के हाथ में वो इनकम अंडर द एक्ट कैपिटल गेन बन जाएगा। अब हमें पढ़ना है ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, सेक्शन 47। तो 2 क्लॉज 47 बताता है कि क्या ट्रांसफर होता है, और सेक्शन 47 बताता है कि क्या ट्रांसफर नहीं होता। तो अगर कोई भी एचईएफ अपने टोटल और पार्शियल पार्टीशन पे अपनी एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द मेंबर्स ऑफ एचईएफ, तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर कोई पर्सन गिफ्ट और विल और बाय इररिवोकेबल ट्रस्ट कोई अपनी एसेट को ट्रांसफर कर देता है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। बट अगर मान लीजिए कोई पर्सन गिफ्ट विल और इररिवोकेबल एसेट में अपने इसॉप्स को ट्रांसफर कर देता है तो उसे यहाँ पे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। मतलब कोई और एसेट ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, बट अगर इसॉप्स को ट्रांसफर करता है तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय द होल्डिंग कंपनी टू इट्स होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी, यानी कि अगर कोई एक होल्डिंग कंपनी है एंड वो अपनी 100% इंडियन सब्सिडी को अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर करती है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है एंड वो अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को, होल्डिंग कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, उसे कोई एसेट ट्रांसफर कर दिया तो उसे भी यहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर अमलगमेटिंग कंपनी अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया टू अमलगमेटेड कंपनी एंड वो अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो इस केस में आपकी कोई भी यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। अगर कोई डीमर्जर के केस में डीमर्ज्ड कंपनी अपनी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया टू रिजल्टिंग कंपनी एंड रिजल्टिंग कंपनी शुड बी द इंडियन कंपनी, तो इस केस में जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स होगा उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर और इशू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर, अब जब रिजल्टिंग कंपनी अपने शेयर्स इशू करेगी शेयर होल्डर टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी, तो जब वो शेयर्स इशू करेगी तो उसे भी यहाँ पे कोई ट्रांसफर वगैरह नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द शेयर होल्डर इन द स्कीम ऑफ अमलगमेशन, अब अमलगमेशन के केस में जो शेयर होल्डर होंगे अमलगमेटिंग कंपनी के, तो उस केस में जो अमलगमेटिंग कंपनी होगी हमारी, तो अमलगमेटिंग कंपनी के जब शेयर्स ट्रांसफर होंगे तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा यहाँ पर, बट इसके लिए कंडीशन है कि अमलगमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ट्रांसफर ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, अगर किसी इंडियन कंपनी के रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो कि इशू करे गए हैं आउटसाइड इंडिया, अगर उसे कोई नॉन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही ट्रांसफर कर देता है फ्रॉम वन नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। ट्रांसफर ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, तो सेम जैसे आरडीबी के केस में था, अगर ऐसी कोई और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आउटसाइड इंडिया कोई एनआर दूसरे एनआर को ट्रांसफर कर देता है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। रिडम्पशन ऑफ द सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स, सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स का जब रिडम्पशन होता है तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता, यानी कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स पे जो भी आपकी इनकम होगी तो वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर ही नहीं होता तो कैपिटल गेन में नहीं होगा। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 11। अब ये क्या बताता है, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि किस किस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो अभी जैसे हमने पीछे पढ़ी थी एक अमेंडमेंट, एक नया क्लोज ऐड करा गया था कि अगर आप फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करा लेते हैं या ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा लेते हैं तो उसके केस में क्या पीरियड ऑफ होल्डिंग होती है। तो वही अभी हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि अगर किसी ऐसे के पास कोई फिजिकल गोल्ड था एंड वो इसे ईजीआर में कन्वर्ट कर लेता है या वाइसा वर्सा, तो जब वो अपने फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करा रहा है या ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करा रहा है तो उस टाइम पर उसे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, उस कन्वर्जन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा एंड कन्वर्जन के टाइम पर कोई भी कैपिटल गेन आपका कंप्यूट नहीं होगा क्योंकि उसे ट्रांसफर नहीं बोला गया।
बट जब मान लीजिए कन्वर्ट करने के बाद आपने फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट कराया, फिर बाद में आप उस ईजीआर को ट्रांसफर करते हैं तो उसे ट्रांसफर माना जाएगा एंड उस पर कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी आएगी। कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू ईजीआर और वाइस वर्सा, यानी कि आप फिजिकल गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट कराते हैं या ईजीआर को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं तो उसे यहाँ पर ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा एज पर सेक्शन 47 सबसेक्शन 7D। ओके सर, चलिए। ट्रांसफर ऑफ द स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट टू द गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी। अगर कोई एसएससी अपनी कोई स्पेसिफाइड कैपिटल एसेट गवर्नमेंट को या नेशनल आर्ट गैलरी को या नेशनल म्यूजियम को या इस टाइप से किसी को ट्रांसफर कर देता है तो वो जो ट्रांसफर करेगा उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई महात्मा गांधी का चश्मा आपके पास है एंड वो आपने नेशनल म्यूजियम को दे दिया तो अब वो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। मान लीजिए टीपू सुल्तान की तलवार आपने नेशनल म्यूजियम को दे दी तो वो यहाँ पे नहीं माना जाएगा ट्रांसफर। तो कौन कौन सी एसेट्स? वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल, साइंटिफिक और आर्ट कलेक्शन, एनी बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट। तो अगर आप इस टाइप की कोई भी एसेट अगर ट्रांसफर करते हैं टू नेशनल आर्ट गैलरी, नेशनल म्यूजियम या सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी को भी, तो इस केस में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा आपका। ट्रांसफर ऑन कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर इनटू शेयर्स। अगर आपके बॉन्ड और डिबेंचर्स को शेयर्स के अंदर कन्वर्ट करा जा रहा है तो जो कन्वर्जन है उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता यहाँ पर। कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर के कन्वर्जन को ट्रांसफर नहीं बोला जाएगा। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर रिवर्स मॉर्टगेज। अब ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम क्या होती है? अब इसके अंदर जो सीनियर सिटीजन होते हैं, मान लीजिए उनके पास एक घर है, वो अपने घर को बैंक को ट्रांसफर कर देते हैं, बैंक को लोन मतलब गिरवी रखवा देते हैं अपने घर को एंड उस घर के बदले बैंक उन्हें या तो पीरियडिक पेमेंट या एक लमसम पेमेंट करता रहता है उनकी लाइफ तक। मतलब अब अपने उन्होंने घर को बैंक को गिरवी रखवा दिया एंड उस घर के बदले बैंक उन्हें पीरियडिक पेमेंट और लमसम पेमेंट देता रहेगा एंड अब उन्हें उसकी कोई भी जो उन्हें मतलब पेमेंट मिलेगी तो सीनियर सिटीजन्स को उसे रीपे करने की कोई ऑब्लिगेशन यहाँ पर नहीं है। वो उसकी टेंशन के बिना आराम से जो भी उन्हें पैसा मिलता है वो उसे यूज कर सकते हैं। तो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सीनियर सिटीजन्स हु ओन अ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। उनके पास एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है। इन ऑर्डर टू सप्लीमेंट देयर एग्जिस्टिंग इनकम दे कैन मॉर्टगेज, मतलब उन्होंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज कर दिया विद द शेड्यूल्ड बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन रिटर्न फॉर अ लमसम अकाउंट और फॉर अ रेगुलर मंथली क्वार्टरली एनुअल इनकम। या तो उन्हें लमसम अमाउंट मिल जाएगा या तो उन्हें एक पीरियडिक बेसिस पे मंथली क्वार्टरली एनुअली उन्हें इनकम मिलती रहेगी। द सीनियर सिटीजन कैन कंटिन्यू टू लिव इन द हाउस एंड वो साथ में उस घर के अंदर रह भी सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो उस घर से उन्हें निकाल दिया जाएगा, उन्होंने घर को केवल मॉर्टगेज कर दिया है शेड्यूल बैंक को या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एंड वो उस घर के अंदर रह सकते हैं, साथ में वो अमाउंट रिसीव करते रहेंगे वेदर इन लमसम और पीरियडिक बेसिस पर विदाउट द बॉदरिंग ऑफ हैविंग टू पे बैक द लोन। अब उन्हें ये लोन पे बैक करने की कोई टेंशन नहीं है एंड जिस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है अगर, तो डेथ के टाइम पे बैंक उस घर को बेच कर अपनी लोन और इंटरेस्ट की रिकवरी कर लेता है। अब जो बोरोवर होता है उसे जो पैसे मिलते हैं, मतलब जो सीनियर सिटीजन है जिन्होंने मॉर्टगेज करा था अपना घर, तो उन्हें जो पैसे मिलेंगे तो वो उसे कहाँ यूज कर सकते हैं? वो उसे यूज कर सकते हैं रिनोवेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, फैमिली मेडिकल, इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, बट वो उसे यूज नहीं कर सकते फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग और स्पेकुलेटिव पर्पज। ठीक है जी। एंड वेयर द लोन इज डिसबर्स्ड डायरेक्टली टू द रिवर्स मॉर्टगेजर। अगर रिवर्स मॉर्टगेजर को जो लोन मिलता है तो वो 20 साल की मैक्सिमम लिमिट होती है, 20 साल तक उसे मिलता रहेगा। एंड अगर वो रिवर्स मॉर्टगेजर को डायरेक्टली ना देकर किसी को बीच में दे देते हैं एन्युटी सोर्सिंग इंस्टीट्यूशन को, तो इस केस में एन्युटी सोर्सिंग इंस्टीट्यूशन को रिवर्स मॉर्टगेजर को पेमेंट करनी पड़ेगी उनकी लाइफ टाइम तक, रेजिडुअल लाइफ टाइम फॉर द बोरोवर। ठीक है। एंड जिस टाइम पे उनकी डेथ वगैरह हो जाती है तो बैंक विल रिकवर द लोन अलॉन्ग विद द एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट बाय सेलिंग द हाउस आफ्टर द डेथ ऑफ द बोरोवर। तो बैंक अपना जो लोन है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट वो रिकवर कर लेगा उनका घर सेल करने के बाद। एंड मान लीजिए लोन एंड इंटरेस्ट बनता है उनका 50 लाख रुपए का एंड रिकवरी हो गई यहाँ पे 60 लाख रुपए की, तो जो एक्सेस 10 लाख रुपए है वो उसके लीगल हायर को बैंक वापस कर देगा। एंड इवन ये ट्रांसफर करने से पहले, घर को सेल करने से पहले ही वो लीगल हायर से पूछेगा कि अगर आप चाहें तो इनका जो भी लोन प्लस इंटरेस्ट बनता है तो वो पे कर दीजिए एंड अपना घर आप छुड़वा लीजिए बैंक से। ठीक है। तो ये होता है हमारा रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम। एंड अब इसमें ड्यूरिंग देयर लाइफ जो भी उन्हें सीनियर सिटीजन्स को इनकम मिलती है वो अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 43 एग्जाम्प्ट होती है, उस पर कोई टैक्सेबिलिटी नहीं होती। ठीक है। ये सभी इलस्ट्रेशंस आपको देखनी है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताएगी अमलगमेशन क्या होता है। तो अमलगमेशन मींस मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विद अनदर कंपनी या मर्जर ऑफ टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी, या मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर एक कंपनी बन जाती है या 2-3 कंपनियां मिलकर एक अलग चौथी कंपनी बना लेती हैं। तो ये हमारा अमलगमेशन होता है। जो कंपनी अमलगमेट होती है उसे बोलते हैं हम अमलगमेटिंग कंपनी एंड जो कंपनी फाइनली मतलब रिजल्टेंट कंपनी होती है उसे हम बोलते हैं अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है। एंड सभी प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी शुड बी ट्रांसफर टू द अमलगमेटेड कंपनी, सभी लायबिलिटीज ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी शुड बी ट्रांसफर टू द अमलगमेटेड कंपनी एंड शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी
नॉट लेस देन 3/4 इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी कि 75% इन वैल्यू ऑफ द शेयर्स ये शेयर होल्डर होने चाहिए इन द अमलगमेटेड कंपनी। ठीक है, अब डीमर्जर क्या होता है? डीमर्जर होता है ट्रांसफर पर्सुएंट टू स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अंडर सेक्शन 230 to 232 ऑफ द कंपनीज एक्ट बाय अ डीमर्ज्ड कंपनी ऑफ इट्स वन और मोर अंडरटेकिंग टू एनी रिजल्टिंग कंपनी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक कंपनी है ए लिमिटेड एंड इसके अंदर दो सेगमेंट है, ये एक लैपटॉप बनाती है, एक मोबाइल बनाती है, एंड अब इन्होंने अपना मोबाइल वाला बिजनेस यहाँ से हटा दिया, तो अब जो ये यहाँ से इसे डीमर्ज कर देंगे मोबाइल वाले डिवीजन को, तो इसे हम बोलते हैं डीमर्जर। एंड यहाँ पे मोबाइल के लिए इन्होंने अलग से एक कंपनी बता दी बी लिमिटेड, तो अब ये हो गया हमारा डीमर्ज्ड और ये हो गई हमारी रिजल्टिंग कंपनी। ठीक है जी, एंड इसके अंदर ऑल द प्रॉपर्टी रिलेटिंग टू दिस सेगमेंट शुड बी ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी, ऑल द लायबिलिटीज रिलेटिंग टू दिस डिवीजन शुड बी ट्रांसफर टू द रिजल्टिंग कंपनी, एंड जो प्रॉपर्टी एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होनी चाहिए वो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रांसफर होनी चाहिए, ट्रांसफर एट द वैल्यू अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इमीडिएटली बिफोर द डीमर्जर। बट अगर मान लीजिए कोई कंपनी इंड एस फॉलो करती है, तो इंड एस के केस में हमें सारी ट्रांसफर वगैरह सारी ट्रांजेक्शन फेयर वैल्यू के ऊपर करना होता है, तो अगर वो फेयर वैल्यू के ऊपर भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसे भी डीमर्जर यहाँ पे मान लिया जाएगा। एंड द रिजल्टिंग कंपनी जो होती है वो इशू करेगी अपने शेयर्स फॉर द कंसिडरेशन इट्स टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी ऑन द प्रोपोर्शनेट बेसिस, एंड द शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वैल्यू इन द शेयर इन डीमर्ज कंपनी शुड कंटिन्यू टू द शेयर होल्डर ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी, यानी कि 75% और मोर की वैल्यू ऑफ शेयर वाले शेयर होल्डर्स रिजल्टिंग कंपनी के भी शेयर होल्डर होने चाहिए। एंड जो ट्रांसफर होना चाहिए वो गोइंग कंसर्न बेसिस पर होना चाहिए, यानी कि जो मोबाइल सेगमेंट ट्रांसफर करा था वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे ट्रांसफर करा है, यानी कि अब वो ए लिमिटेड से हटाकर बी लिमिटेड उसे चालू कर रखेगा। ठीक है जी, तो ये डीमर्जर होता है। चलिए, डीमर्ज्ड कंपनी क्या होती है? जो अपनी एसेट ट्रांसफर कर दिया, जो अपना डिवीजन ट्रांसफर कर दिया। रिजल्टिंग कंपनी क्या होती है? जिसे वो एसेट्स या जिसे वो डिवीजन मिलता है, तो वो होती है रिजल्टिंग कंपनी। नाउ कम टू सेक्शन 48 विच टॉक्स अबाउट मोड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन हमें किस टाइप से कंप्यूट करना होता है? तो कैपिटल कंप्यूट करने के लिए जो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होता है, यानी कि आपने अपनी कोई भी एसेट को ट्रांसफर करा, कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे जो भी आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मिलता है, तो सबसे पहले आपको उसे लिख लेना है यहाँ पर। उसमें से आपको लेस करना है जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स थे जो इस ट्रांसफर से रिलेटेड है। एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन द कनेक्शन विद सच ट्रांसफर, लाइक आपने कोई ब्रोकरेज पे करी, कोई स्टैम्प ड्यूटी के खर्चे पे कर रहे हैं, या आप कोई रजिस्ट्रेशन फी वगैरह पे कर रहे हैं, या लीगल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, तो जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हैं इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द कनेक्शन ऑफ ट्रांसफर, तो उन खर्चों को यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे आपको लेस करना है आपका जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था एंड जो भी आपका कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करने का मतलब कि जब आपने कोई कैपिटल एसेट को एक्वायर करा तो उसको एक्वायर करने के लिए आपने क्या कॉस्ट बियर करी थी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कि आपने एक्विजिशन के बाद उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट कराया, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस कर दीजिए, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका जो निकल कर आएगा उसे यहाँ पर बोला जाता है कैपिटल गेन। और ये आपका लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, ये आपका शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि आपकी कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म थी या शॉर्ट टर्म थी। ठीक है, बट अगर मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म है, अगर आपकी कोई कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म होती है, तो उस केस में यहाँ पर आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की जगह आपको लेना होता है इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एंड सिमिलरली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट की जगह आपको यहाँ पर लेना होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इंडेक्स क्या होता है? तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को इंडेक्स कर देते हैं बाय अप्लाइंग कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। अब ये CII क्या होता है? कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो ये यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर आपको CII दिए गए हैं फाइनेंशियल ईयर 2001-2 से लेकर आपके करंट फाइनेंशियल ईयर तक, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2023-24। आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये पूरी टेबल याद नहीं रखनी। एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि आपके लिए आपने कौन से ईयर के अंदर अपनी कैपिटल एसेट एक्वायर करी थी और उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या था, तो वह एग्जामिनर बताएगा। बट आपको केवल 2 कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद रखने हैं, एक तो फाइनेंशियल ईयर 2001-2 का विच इज 100, एंड सेकेंडली आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स याद रखना है फॉर योर करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज फाइनेंशियल ईयर 2023-24, जिसका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 348। तो ये 2 CII आपको याद रखने हैं, इसके अलावा कोई भी CII आपको याद नहीं रखना। एंड आपको इंडेक्सेशन किस टाइप से करना होता है? तो इंडेक्सेशन के लिए आपको लिखना है अपना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर जिसमें आपने ट्रांसफर कर रहे हैं, CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो जिस साल में आपने एक्वायर करा था। ठीक है, नाउ लेट सपोज आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 1 लाख एंड आपका ट्रांसफर कर रहे हैं आप करंट प्रीवियस ईयर के अंदर, यानी कि 348 इसका CII है, एंड आपने एक्वायर करा था 2001-2 के अंदर, यानी कि आपका 100 रुपीज का CII था फॉर फाइनेंशियल ईयर 2001-2। तो इस केस में आपका अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या निकलेगी? तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 348
डिवाइडेड बाय 100। तो ये आपकी निकल कर आएगी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज इक्वल टू 3,48,000। ठीक है सर। तो अब आपको जब भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा तो उस केस में आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है, और इंडेक्सेशन करने का तरीका ये है, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। ठीक सर। और CII आपको याद रखना है ओनली फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2001-2 विच इज 100 एंड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज 2024 उसका CII है 348। इसके बीच में कोई भी साल का अगर क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपको CII मेंशन करके देगा एग्जाम के अंदर। एंड यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब आप अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर आपको क्या नहीं इंक्लूड करना, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट देयर टू वुड नॉट इंक्लूड द डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 24B और अंडर एनी प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A। यानी कि मैनी टाइम्स क्या होता है, ये 24B एंड चैप्टर 6A के अंदर मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि हमारे चैप्टर 6 से जब आप डिडक्शन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आप डिडक्शन पढ़ेंगे सेक्शन 80EE एंड सेक्शन 80EEA EE। तो हम इसे पढ़ेंगे इकलौती इमारत या इकलौती इमारत अगेन वाला सेक्शन। तो इस केस में क्या होता है कि आप अगर कोई भी हाउस लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, और फिर आप होम लोन के इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, तो उस केस में हमने HP के सेक्शन में पढ़ा था 24B कि अगर आपका लेट आउट वाला हाउस होता है, कोई लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, तो उस केस में तो आपको एक्चुअल बेसिस पे जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा वो आपको फुल्ली अलाउ हो जाता है। बट अगर आपका कोई इस टाइप का हाउस प्रॉपर्टी होती है जिसकी GAV नील निकलती है, तो उस केस में आपको रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। वो कितना होता है 30,000 और 2 लाख एज द केस में भी। तो ये क्या कब 30,000 मिलती थी, कब 2 लाख मिलती थी, ये सब कुछ हमने डेप्थ में डिस्कस करा था अपने HP के चैप्टर के अंदर। अगर आपको अभी ये सब कुछ याद नहीं आ रहा तो प्लीज आप एक बार HP का चैप्टर रिवाइज कर लीजिए हमारी वीडियो देखकर, वो हमने अपनी ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। ठीक है सर। तो अब इस केस में क्या बताया गया है कि मैनी टाइम्स क्या होता है कि कोई आपका मान लीजिए प्री एक्विजिशन पीरियड का इंटरेस्ट था। प्री एक्विजिशन पीरियड क्या होता है कि आपने जब अपनी प्रॉपर्टी एक्वायर करी या प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करी, उससे पहले का जो भी पीरियड था आपने लोन लिया, एंड लोन से लेकर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन के बीच में जो भी टाइम लगा 3-4 साल का, तो वो जो आपका पीरियड होता है उसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन पीरियड। उस टाइम में जो भी आपने इंटरेस्ट वगैरह पे करा था वो आप अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर कैपिटलाइज कर देते हैं। लेट सपोज आपने प्री एक्विजिशन पीरियड के अंदर 4 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करा और आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 1 CR एंड आपने प्री एक्विजिशन पीरियड के इंटरेस्ट को कैपिटलाइज कर दिया 4 लाख रुपीज को। तो अब यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ 4 लाख रुपीज है। यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल और केवल 1 CR ही मानी जाएगी, क्योंकि आपने डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिया अंडर सेक्शन 24B और चैप्टर 6A के अंदर। चैप्टर 6A के अंदर 2 डिडक्शन मिलती है, सेक्शन 80EE 80EE। अब इनके लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या डिडक्शन होती है। 80E के अंदर आपको मिलती है डिडक्शन 50,000 रुपीज की ओवर एंड अबव ये 24B की डिडक्शन, एंड 80EE के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है 1,50,000 रुपीज की ओवर एंड अबव दिस 30,000 और 2 लाख की डिडक्शन। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे जब डिडक्शन का चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर जो भी आपने इंटरेस्ट पे करा है और जिसकी डिडक्शन आपने 24B के अंदर क्लेम कर लिया या आपने चैप्टर 6 के सेक्शन 80EE या 80EE के अंदर क्लेम कर लिया, तो वो वाला पोर्शन आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा। यू हैव टू रिमूव दैट पार्ट। ठीक सर। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 CR 4 लाख रुपीज है। यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केवल 1 करोड़ रुपए ही होगी। अंडरस्टूड। चलिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स और वारंट्स इशूड अंडर ESOP इन केस ऑफ ट्रांसफर अंडर अ गिफ्ट एक्सेट्रा। अब अगर मान लीजिए जो हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई अंडर गिफ्ट, इररिवोकेबल ट्रस्ट या विल अपनी कोई एसेट को ट्रांसफर कर देता है तो उसे यहाँ पे ट्रांसफर नहीं माना जाता। बट ESOP को हम यहाँ पर अगर कोई ट्रांसफर कर देता है अंडर गिफ्ट, विल और इररिवोकेबल ट्रांसफर, तो उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा। तो इसके केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा, तो जो भी ट्रांसफर की डेट पे मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है जी। तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। अब स्पेशल प्रोविजन बताया गया है नॉन रेजिडेंट के लिए कि नॉन रेजिडेंट को अपनी कैपिटल गेन की कंपटीशन किस टाइप से करनी है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट है हु इन्वेस्ट फॉरेन एक्सचेंज टू एक्वायर कैपिटल एसेट, उसने कैपिटल एसेट फॉरेन एक्सचेंज के अंदर खरीद दिया, कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर और डिबेंचर ऑफ एन इंडियन कंपनी इज टू बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। तो किस टाइप से हमें निकालना है, तो जो भी उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू ट्रांसफर है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, एंड ये सभी चीजों को आपको कन्वर्ट करना है ऑफ द एवरेज ऑन द एवरेज ऑफ TTBR एंड TTSR। ठीक है। तो हमें पहले इसे कन्वर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ TTBR प्लस TTSR, एंड इसके हिसाब से जो हमारा कैपिटल गेन निकलेगा फिर उस कैपिटल गेन को हमें कन्वर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ TTBR। तो अब ये जो हमारा निकल कर आएगा ये हमारा कैपिटल गेन होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
expenditure incurred wholly and exclusively in connection with the transfer and the full value of consideration are to be converted into the same foreign currency at the average of TTBR and TTSR on the respective dates. The resulting capital gain shall be reconverted into Indian currency by applying the TTBR on the date of transfer. ठीक है, तो इससे जो भी आपका फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का फायदा या नुकसान हो रहा है तो वो यहाँ से हट जाता है एंड केवल आपको नेट आपका कैपिटल एसेट के ऊपर प्रॉफिट और लॉस निकल कर आता है. बट इस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. एंड आपको याद रखना है कि आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा ऑन दी सेक्शन 112A के अंदर जो हमें एसेट्स लिखी गई हैं, यानी कि इक्विटी शेयर इन अ कंपनी ऑन विच एसटीटी इज पेड ऑन द टाइम ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट अगर उन पे एसटीटी पे करा गया ऑन द टाइम ऑफ ट्रांसफर. तो इन एसेट्स का जब हम कैपिटल गेन निकालते हैं तो अभी हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 112A. तो इसके अंदर 1 लाख से ऊपर का अगर कैपिटल गेन होता है, एलटीसीजी एसटीटी पेड बोलते हैं हम इसे, तो अगर इस पे 1 लाख रुपए से ज्यादा का इनका कोई कैपिटल गेन होता है तो उस पर हमें 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है. बट इस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 49. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस टाइप से निकालनी है. कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट. तो अगर आपको कोई एसेट अपने प्रीवियस ओनर से मिली है तो जो आपके प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी. तो कौन कौन से केस, या आपको एचयूएफ के पार्टीशन पे, फुल और पार्शियल पार्टीशन पे जो भी आपको एसेट्स मिलती हैं तो वो जो एचयूएफ के हाथ में जो भी कॉस्ट थी वही कॉस्ट आपकी मान ली जाएगी. अगर आपको अंडर गिफ्ट और बिल कोई एसेट मिलती है तो वो आपकी कॉस्ट वही मान ली जाएगी. सक्सेशन इनहेरिटेंस में कोई मिलती है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही मान ली जाएगी जो प्रीवियस ओनर की थी. ऑन एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एसेट ऑन लिक्विडेशन तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही मान ली जाएगी जो प्रीवियस ओनर की थी. अंडर ट्रांसफर टू अ रिवोकेबल और इरिवोकेबल ट्रस्ट तो इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी प्रीवियस ओनर की. अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी को या अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी अपनी 100% होल्डिंग कंपनी को कोई भी ऐसे ट्रांसफर करती है तो जो भी होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही मान ली जाएगी इन द हैंड्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी एज द केस में भी. अगर अमलगमेटिंग कंपनी अमलगमेटेड कंपनी को ऐसे ट्रांसफर करती है तो जो अमलगमेटिंग कंपनी के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही अमलगमेटेड कंपनी के लिए मानी जाएगी. सेम इन डीमर्जर केस, अगर डीमर्ज्ड कंपनी रिजल्टिंग कंपनी को ऐसे ट्रांसफर करती है तो जो डीमर्ज्ड कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही रिजल्टिंग कंपनी के लिए मानी जाएगी. और अगर कोई पर्सन अपनी पर्सनल एसेट को एचयूएफ की एसेट बना देता है, एचयूएफ की एसेट के अंदर कन्वर्ट कर देता है तो जो पर्सन के हाथ में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही मान ली जाएगी एचयूएफ के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. एंड इसमें हमें याद रखना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे इंडेक्सेशन का हमें बेनिफिट चाहिए तो हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी उसी साल से मिलेगा जब वो मतलब प्रीवियस ओनर ने होल्ड करी थी. इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी हम उसी पर्टिकुलर ईयर से ले सकते हैं. मंजुला जे शाह के केस लॉ के अंदर ये बताया गया था. Indexed cost of acquisition in the case of gifted asset has to be computed with reference to the year in which the previous owner first held the asset and not the year in which the assessee become the owner of the asset. तो मान लीजिए अगर आपको कोई गिफ्ट के अंदर एसेट मिली एंड ये एसेट हेल्ड मतलब खरीदी थी प्रीवियस ओनर 2005-06 में एंड आपको गिफ्ट मिला 2022-23 में, तो अब यहाँ पे जो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा वो 2005-06 के हिसाब से मिलेगा, 22-23 के हिसाब से नहीं. ठीक है, एंड इसमें आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग भी 2005-06 से ही माना जाएगा आपके लिए भी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स रिसीव्ड अंडर द स्कीम ऑफ अमलगमेशन. तो जो भी आपको अमलगमेशन के अंदर अमलगमेटेड कंपनी के जब आपको शेयर्स मिलेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी. तो जो आपके अमलगमेटिंग कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही सेम आपकी अमलगमेटेड कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट. अगर इस टाइप से कन्वर्जन होता है आपका कोई भी डिबेंचर्स बॉन्ड्स का इनटू शेयर्स तो आपकी अब वो शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी. तो जो भी आपकी डिबेंचर्स या बॉन्ड्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी वही आपकी कॉस्ट यहाँ पे शेयर्स की मानी जाएगी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर. तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या स्वेट इक्विटी के शेयर में के केस में आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच सिक्योरिटी और शेयर शैल बी द फेयर मार्केट वैल्यू व्हिच हैज बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर द परचेज्ड वैल्यूएशन. तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी इस टाइप से स्वेट इक्विटी मिलती है तो स्वेट इक्विटी को जो आपको मिलती है तो वो आपकी सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल हो जाती है. तो जब आप उसे सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल कर देते हैं एज अ परक्विजिट, तो परक्विजिट के लिए आप जो भी एफएमवी लेते हैं वही एफएमवी यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द कैपिटल गेन. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. अगर आपके कोई प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो इक्विटी शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही मानी जाएगी जो आपकी प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स रिसीव्ड इन द रिजल्टिंग कंपनी इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर. अब इस केस में क्या होगा, तो आपकी जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू होगी वो आपकी मानी जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी. फॉर एग्जांपल
आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी डीमर्ज्ड कंपनी, मतलब आपने जो शेयर्स एक्चुअली परचेस करे थे उस टाइम पे, जैसे मेरा केस था यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था ए लिमिटेड है एंड उसके यहाँ पे दो सेगमेंट थे, मोबाइल एंड लैपटॉप, लैपटॉप का सेगमेंट था, एक मोबाइल का सेगमेंट था। तो आपने जब ये शेयर्स परचेस करे थे ए लिमिटेड के, तो मान लेते हैं यहाँ पे उस टाइम पे आपने शेयर्स परचेस करे थे 100 रुपए के एंड उस टाइम पे पूरे ये लैपटॉप और मोबाइल दोनों की वैल्यू मिलाकर टोटल एसेट थी 1000 रुपीज। एंड अब जब यहाँ पे मोबाइल को ट्रांसफर करा गया तो मोबाइल डिवीजन की एसेट की वैल्यू है 500 रुपीज। तो यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी क्या निकलेगा आपका, तो आपको इस टाइप से निकालना होगा कि 100 रुपए की आपकी टोटल शेयर की वैल्यू थी 1000 रुपीज की एसेट पे, तो 500 पे आपकी क्या आएगी, तो 500 पे आपकी 50 रुपीज की वैल्यूएशन आ जाएगी। तो रिजल्टिंग कंपनी के शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अब आपकी 50 रुपीज आ जाएगी, वो यहाँ पे आप एक बार अब देख लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर इन द रिजल्टिंग कंपनी इज इक्वल टू ए इंटू बी बाई सी। ए क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर हेल्ड इन द डीमर्ज्ड कंपनी, हमारे केस में 100। नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर इन द डीमर्जर, हमारे केस में 500 रुपए थी। एंड नेट वर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी, तो टोटल एसेट कितनी थी इनकी 1000। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी के शेयर क्या आ गई 50 रुपीज। एंड अब इस केस में हमारे डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, तो हमने 100 रुपीज में वो परचेस करे थे, अब उसमें से 50 हमारे रिजल्टिंग कंपनी की वैल्यू होगी, तो अब जो बाकी 50 बची वो हमारी मान जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स हेल्ड इन द डीमर्ज्ड कंपनी। ठीक है, समझ आ गया आपको। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56(2)(10)। अगर आपकी कोई भी इनकम 56(2)(10) के अंदर मतलब टैक्सेबल हो जाती है, तो उस केस के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी उस एसेट के लिए, तो जो भी आपकी 56(2)(10) को टैक्स करने के लिए जो भी आपकी वैल्यू मानी गई थी उसे यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एसेट विच वाज यूज्ड बाय द एसएससी एज इन्वेंटरी। अगर कोई एसेट पहले एसएससी इन्वेंटरी की तरह यूज करता था एंड अब उसे वो अपनी कैपिटल एसेट बना देता है, तो जिस दिन उसे कन्वर्ट करा उस दिन की जो भी एफएमवी होगी वो मान ली जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, नाउ कम टू सेक्शन 49(10). ये क्या बात बताता है, तो ये वही जो हमने अभी अपनी अमेंडमेंट्स डिस्कस करी थी पीरियड ऑफ होल्डिंग के टाइम पर भी, कि अगर आपके पास कोई फिजिकल गोल्ड है आप उसे ईजीआर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या वाइस वर्सा केस आपके पास ईजीआर है आप उसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी। तो अगर आपने अपना कोई फिजिकल गोल्ड ईजीआर में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो जिस टाइम पर आप ईजीआर को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर ईजीआर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, तो वो जो आपने फिजिकल गोल्ड एक्वायर करते टाइम पे जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, तो उसे ही यहाँ पे ईजीआर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। इन द वाइस वर्सा केस, अगर आपके पास ईजीआर है एंड आप उसे अब फिजिकल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा रहे हैं, और फिर जिस टाइम पर आप ये फिजिकल गोल्ड को ट्रांसफर करेंगे, तो इसके लिए जो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, तो जो आपकी ईजीआर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी सेम उसी कॉस्ट को माना जाएगा यहाँ पर आपकी फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। द कॉस्ट ऑफ गोल्ड इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन इन हुज नेम ईजीआर इज इशूड, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट इन द हैंड्स ऑफ सच पर्सन, तो उसी कॉस्ट को आपको मान लिया जाएगा आपकी ईजीआर की कॉस्ट या आपकी फिजिकल गोल्ड की कॉस्ट एज द केस में बी। यहाँ तक समझ आया आपको। अब हमें पढ़ना है सेक्शन 55 सबसेक्शन 2, जो हमें बताता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन एसेट्स। तो गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस एनी आर्टिकल ऑफ थिंग, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, टेनेंसी राइट, स्टेज कैरियज परमिट्स और लूमार्स। अब इसके केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, अगर ये हमने किसी प्रीवियस ओनर से एक्चुअली हमने एक्वायर करी है, किसी हमने मतलब इनका एक्विजिशन करा है, तो जो भी हमने एक्विजिशन के लिए कॉस्ट दिया वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। बट हमें गुडविल पे, बिजनेस और प्रोफेशन की गुडविल पे पहले फाइनेंशियल ईयर 1920 से पहले हमें इस पे डेप्रिसिएशन मिल जाता था। तो इस केस में जो भी आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी माइनस जो भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउ हो गया था, तो वो लेस करने के बाद जो आपकी बैलेंस वैल्यू बचेगी उसे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अगर ये आपको कहीं गिफ्ट वगैरह में मिलती है, मतलब आपको गुडविल या आपको ये टेनेंसी राइट्स आपको गिफ्ट में मिलते हैं, लाइक इन द 49 1 2 3 4, अगर इस टाइप से आपको मिलते हैं ये, तो इस केस में क्या माना जाएगा, जो भी कॉस्ट थी प्रीवियस ओनर की तो वो आपकी कॉस्ट मान ली जाएगी। एंड अगर ये प्रीवियस 1920 से पहले जो भी इस पे प्रीवियस ओनर ने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया हो, तो वो लेस करने के बाद जो बचेगा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, एंड इन द एनी अदर केस, अगर ये आपने सेल्फ जनरेट कराया, आपने गुडविल सेल्फ जनरेट करी है या आपको टेनेंसी राइट सेल्फ जनरेटेड करें आपके, तो उस केस में क्या होगा, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे निल मानी जाएगी, कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी नहीं मानी जाएगी। फाइनेंशियल एसेट्स, ओरिजिनल शेयर्स, अगर आपने कोई शेयर ओरिजिनली जब आप परचेस करते हैं, तो परचेस करने के लिए आपने जो भी कंसिडरेशन पे करा वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा, अमाउंट एक्चुअली पेड फॉर एक्वायरिंग द ओरिजिनल फाइनेंशियल एसेट। राइट्स एंटाइटलमेंट विच इज रिनाउंस्ड बाय द एसएससी इन फेवर ऑफ अ पर्सन, आपको कोई राइट मिला कि आप अब ये मतलब शेयर्स परचेस कर सकते हैं, तो आपको कोई भी राइट मिला, तो जो वो राइट मिला तो उसके लिए आपने कुछ पेमेंट नहीं करी,
तो वो राइट की वैल्यू आपके लिए नील मान ली जाएगी। एंड अगर आप उस राइट को आप रिनाउंस कर देते हैं, मान लीजिए आपने वो राइट अपना रिनाउंस कर दिया किसी को 100 रुपए में, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 मानी जाएगी। तो ये 100 रुपए जो आएगा ये आपका सीधे कैपिटल गेन हेड के अंदर टैक्स हो जाएगा। राइट शेयर्स एक्वायर्ड बाय द एसएससी। अब अगर राइट शेयर एसएससी एक्वायर कर लेता है तो जो भी वो एक्चुअली कंपनी को पे करेगा, मान लीजिए फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए थी बट वो कंपनी को पे कर रहा है 50 रुपए अंडर राइट, तो अब ये जो 50 रुपए पे करेगा ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी फॉर द शेयर्स। बोनस शेयर्स, अगर आपको कोई शेयर्स मिल जाते हैं बोनस शेयर, तो बोनस शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, तो इनके लिए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी। बट अगर आपको बोनस शेयर मिलते हैं 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो हम पढ़ेंगे कि अगर कोई हमारी एसेट होती है 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विच एवर इज हायर, वो उसे अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकता है। तो अगर कोई बोनस शेयर आपको 1 अप्रैल 2001 से पहले मिले तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो आपकी 0 है, बट उसकी कोई एफएमवी होगी, मान लीजिए उसकी एफएमवी 100 रुपए है, तो यहाँ पे एसएससी वो 100 रुपए को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकता है। तो इस केस में बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपीज आ जाएगी। बट अगर आपको कोई बोनस शेयर अलॉट हुए बिफोर 1 Feb 2018 ऑन विच एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, तो इस केस में अब हमें आगे हम पढ़ेंगे कि जो हमारा सेक्शन 112A आया था, तो उससे पहले एक सेक्शन चलता था जिसके अंदर एलटीसीजी एसटीटी पेड वाली एसेट्स पे फुल्ली एग्जेम्प्ट होता था, उस पर हमें कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। तो बट उसके बाद ये 1 Feb 2018 से सेक्शन लाया गया 112A, एंड इसके अंदर बोला गया कि अब जो भी एलटीसीजी एसटीटी पेड वाली एसेट्स हैं, मतलब एसटीटी पेड वाली एसेट्स के ऊपर जो भी एलटीसीजी होगा, तो उस पर आपको इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपीज का जितना भी कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अब वो 1 Feb 2018 से वो प्रोविजन एप्लीकेबल हुआ, तो उससे पहले का मान लीजिए जो भी कैपिटल गेन हो चुका था अभी तक, तो अभी तो लोग इस हिसाब से बैठे थे कि वो हमारा एग्जाम्प्ट है। अब यहाँ पर लोगों के बीच में मतलब एकदम से उन्होंने बोला कि भाई ये तो हमारा एग्जाम्प्ट था, अब आपने इसे अचानक से टैक्स कर दिया। तो यहाँ पे ग्रैंडफादरिंग का रूल लाया गया कि जो आपका 31 जनवरी 2018 तक जितना भी आपका कैपिटल गेन बन गया था वो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना, बट 1 Feb के बाद अगर कोई भी अब कैपिटल गेन नया बनेगा तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना। तो ये हम इसे बोलते हैं ग्रैंडफादरिंग। 31 जनवरी 2018 तक जो भी आपका कैपिटल गेन बनता था उसे ग्रैंडफादर करके बिठा दिया गया कि इस डेट तक के गेन पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, बट इसके बाद अब 1 Feb 2018 से जो भी आपको कैपिटल गेन होगा उस पर आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होगा। तो इसके केस में आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस टाइप से निकालनी है, तो इसमें आपको लेना है पहले हायर, मतलब आपको पहले इसमें लेना है लोअर ऑफ एफएमवी एज ऑन 31 मार्च 18 एंड एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो इन दोनों का लोअर लेना है, एंड फिर जो आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था इन दोनों का हायर लेना है। तो इस हिसाब से आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी एफएमवी थी एज ऑन 31 मार्च 18 100 रुपीज, आपने वो एक्चुअली अब सेल करा 150 रुपीज का, तो इन दोनों का लोअर कौन हुआ 100 रुपीज, एंड आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी यहाँ पे मान लेते हैं 50 रुपीज, तब इन दोनों का हायर कौन हुआ 100 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 100 रुपीज मान ली गई, एंड आपने सेल करी 150 की, तो 150 माइनस 100, तो यानी कि अब आपको जो कैपिटल गेन देना है वो 50 रुपीज पे देना है, एंड वो 50 रुपीज आपका क्या है, वो आपको 1 Feb 2018 के बाद ही आपको मिला था, क्योंकि 1 Feb तक आपकी 31 मार्च तक आपकी यहाँ पे एफएमवी थी 100 रुपीज, तो केवल आपको एक्सेस अमाउंट पे टैक्स पे करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं आपकी एफएमवी यहाँ पे थी 100 रुपीज, एंड आपने सेल करा ये लेट सपोज 90 रुपीज में, एंड आपने ये परचेज करा था 50 रुपीज में। तो अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो आपकी 50 पे परचेज थी एंड 90 पे सेल है, तो आपको 40 रुपए पे कैपिटल गेन लग जाना चाहिए, बट नहीं लगेगा, क्योंकि 31 मार्च को आपकी यहाँ पे 100 रुपीज की वैल्यू थी, तो 100 रुपीज तक तो आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा उस पर, क्योंकि हमने ग्रैंडफादरिंग कर दी थी। तो इस केस में 100 और 90, इनका लोअर 90 आता है हमारा, एंड इन दोनों को हायर 90 आता है। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली गई 90, एंड यहाँ पे हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी थी 90, तो 90 माइनस 90 आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगा। तो समझ आ गया आपको। तो आपको किस टाइप से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है, तो आपको पहले लोअर ऑफ निकालना है, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एंड फिर उन दोनों का लोअर, फिर उसे कंपेयर करना है किससे, हमारा जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, एंड उन दोनों का हायर, तो वो आपको लेनी है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। राइट शेयर्स विच आर परचेस्ड बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एसएससी हैज अनाउंस्ड द राइट एंटाइटलमेंट। अब मान लीजिए जिसने एसएससी ने किसी दूसरे पर्सन को राइट रिनाउंस कर दिया था, तो अब जिसे रिनाउंस करा था उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आएगी, तो जब किसी पर्सन ने, मान लीजिए मिस्टर ए ने राइट अनाउंस करा मिस्टर बी को, एंड इसके लिए राइट अनाउंस करने के लिए उन्होंने इससे 100 रुपए लिए, एंड मिस्टर बी ने अब कंपनी को पे करे 500 रुपए टू परचेज अ शेयर, तब यहाँ पे जो इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वो इन दोनों का टोटल यानी कि 600 रुपए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी। ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेफर टू इन सेक्शन 112A। 112A के अंदर जो मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन सी कैपिटल एसेट आती है, कि आपकी इक्विटी शेयर, अगर जिसपे आपने एसटीडी पे करा हो ऑन द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज ऑन द टाइम ऑफ सेल, एंड आपके यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आपने उस पे एसटीडी पे करा हो एट द टाइम ऑफ सेल।
तो आपकी वो होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेफर टू इन सेक्शन 112A। तो उसकी भी आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालनी है, अगर वो आपने एक्वायर करिया ऑन और बिफोर फर्स्ट ऑफ फेब 2018, तो उसके लिए आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के स्टेप से निकालनी है। तो पहले आप लोअर ऑफ निकालेंगे किसका, एफएमवी एज ऑन 31 मार्च 2018 और 31 जन 2018 और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, तो इनका लोअर लेंगे एंड फिर आप इसे कंपेयर करेंगे विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड उसका हायर लेंगे, तो इस टाइप से आपकी ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगी। तो ये वही है जो अभी हमने पढ़ा था इन द केस ऑफ बोनस। तो ये भी हम ग्रैंडफादरिंग का ही रूल है यहाँ पर। तो अगर मान लीजिए इन द केस वेयर द कैपिटल एसेट इज लिस्टेड ऑन द एनी स्टॉक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31 जन 2018, तो उस केस में आपको क्या लेना है, तो जो भी आपका हाईएस्ट प्राइस था, अगर आपकी 31 जन 2018 को ट्रेडिंग हुई थी उस शेयर के अंदर, तो जो उसका उस ट्रेडिंग डे पे 31 जन को जो भी हाईएस्ट प्राइस था, तो वो आपको लेना है उसकी एफएमबी। बट अगर उस दिन ट्रेडिंग नहीं हुई थी तो उससे पिछले जब भी ट्रेडिंग हुई थी उस दिन की हाईएस्ट वैल्यू आपको एफएमबी लेनी है। इन द केस ऑफ यूनिट्स विच इज नॉट लिस्टेड, अगर आपके कोई यूनिट्स हैं जो लिस्टेड नहीं है, तो उसके लिए आपको 31 जन 2018 की एफएमबी किस टाइप से निकालनी है, तो जो भी 31 जन 2018 की आपकी एनएवी थी, तो वो नेट एसेट वैल्यू आपकी एफएमबी बन जाएगी। एंड इन द केस ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज ऑन 31 जन 2018 बट लिस्टेड ऑन द सच डेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, कि मतलब आपके 31 जन 2018 को तो वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं थे बट बाद में वो लिस्ट हो गए, तो इसके लिए आपकी एफएमबी किस टाइप से निकालनी है, तो जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी जब भी आपने उसे परचेस करा था, उसे आप इंडेक्स कर देंगे अप टू 2017-18, ठीक है। तो जिस दिन भी आपने परचेस करा था उसे 2017-18 तक इंडेक्स कर दो, उस पर मतलब इंडेक्सेशन कर दो उसका 2017-18 तक, तो जो भी आपकी कॉस्ट निकल कर आएगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। एनी अदर कैपिटल एसेट, अगर कोई और कैपिटल एसेट अगर आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, तो एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 एज ऑन 1 अप्रैल 2001, तो इन दोनों में से जो भी हायर होता है वो उसे ले सकता है। एंड अगर आपने इसके बाद कभी भी परचेस करी है, तो जो भी आपकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, ठीक है। Where the capital asset become the property of the assessee on distribution of the capital asset of a company on its liquidation, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, तो जिस दिन आपको वो डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी आपकी एफएमबी थी, तो वो एफएमबी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी यहाँ पर। A share or stock of a company may become the property of an assessee under the following circumstances, या तो आपका मान लीजिए कंसोलिडेशन हो जाता है या डिवीजन हो जाता है, ऑल और एनी ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इनटू शेयर ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर, कि आपका मान लीजिए कंसोलिडेशन हो गया, जो आपकी शेयर कैपिटल थी अब मतलब आपके शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, या आपका कन्वर्जन हो गया शेयर इनटू स्टॉक, या रिकन्वर्जन हो गया स्टॉक इनटू शेयर्स, या आपके शेयर्स का सब डिवीजन हो गया, या कन्वर्जन ऑफ वन काइंड ऑफ शेयर इनटू अनदर काइंड ऑफ शेयर्स, तो इस केस में आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किस टाइप से निकालेगी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द एसेसी विल मीन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द एसेट कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स और स्टॉक फॉर विच सच एसेट इज ड्राइव्ड, ठीक है जी। वेयर द कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी असर्टेन्ड, अगर प्रीवियस ओनर की कॉस्ट असर्टेन नहीं होती, तो एफएमबी ऑन द डेटा ऑन विच द कैपिटल एसेट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर, हम उसकी एफएमबी को उस डेट की एफएमबी को मान लेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये टेबल के अंदर समरी बनाकर बताई गई है, ये आप एक बार खुद से रीड कर लेना एंड इलस्ट्रेशन आप देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में भी अगर गुडविल ऑफ बिजनेस है तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होती, नील होती है। एनी अदर कैपिटल एसेट, अगर 1 अप्रैल 2001 से पहले आपने कभी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करिया, तो यहाँ पे एसएससी के पास ऑप्शन होता है कि वो या तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या एफएमबी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, इन दोनों में से जो भी हायर होता है उसे ले सकता है। तो अगर मान लीजिए आपने कोई भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करिया 1 अप्रैल 2001 से पहले एंड यहाँ पे एसएससी उसकी एफएमबी ले लेता है एज ऑन 1 अप्रैल 2001, तो ये जो आपकी इंप्रूवमेंट है वो अल्टीमेटली खुद से एफएमबी के अंदर पहले से कवर हो चुकी होगी, तो इस केस में यहाँ पे अलग से आपको कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट द्वारा नहीं मिलेगी। बट अगर आपने कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करिया आफ्टर 1 अप्रैल 2001, तो उस केस में आप कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जो भी आपने एक्चुअली करिया आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन इन द केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, सेक्शन 50। अब ये हमें पढ़ना है कि डेप्रिशिएबल एसेट के केस में कैपिटल गेन किस टाइप से निकलता है। अब ये मैं समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक ब्लॉक है, एसेट्स का ब्लॉक, अब उसके अंदर 5 एसेट्स थी आपके पास एंड उन एसेट्स की WDB थी 1 लाख रुपए। अब उसमें से आपने 4 एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, बट आपने वो ट्रांसफर करा ऑन 1,20,000, तो यहाँ पर आपकी ब्लॉक के अंदर एसेट तो बची 1, बट ब्लॉक की वैल्यू हो गई आपकी -20,000, जो कि
ब्लॉक की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। WDV ऑफ द ब्लॉक कैन बी निल बट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे यानी कि आपकी WDV होगी 0। तो इस केस में आपने जो ट्रांसफर करे 5 एसेट्स थी, आपने 4 एसेट्स को ट्रांसफर करा 1,20,000 में ब्लॉक की वैल्यू से ऊपर, तो अभी जो 20,000 है तो ये आपका कैपिटल गेन बन जाएगा। ठीक है जी। एंड डेप्रिशिएबल एसेट के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनेगा। इसमें आपको कोई 36, 24, 12 मंथ का सिनेरियो नहीं देखना। आपकी एसेट आपने चाहे कितने भी टाइम से आप होल्ड कर रहे हैं वो आपकी हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बनेगा। तो एक सिनेरियो तो हमारा ये होता है। दूसरा सिनेरियो हमारा क्या होता है कि मान लीजिए हमारा ब्लॉक था यही वाला, इसके अंदर हमारी 5 एसेट्स थी एंड WDV थी हमारी 1 लाख रुपए, एंड आपने पांचों एसेट ट्रांसफर कर दी एंड उस पर आपको लेट्स सपोज 80,000 रुपीज की रिकवरी हुई। तो अब यहाँ पे आपकी WDV तो 20,000 अभी आपका बचता है, बट यहाँ पे आपके ब्लॉक के अंदर एसिटी कुछ नहीं है। तो जब एसिटी कुछ नहीं है तो आपका ब्लॉक ही सीज टू एग्जिस्ट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हम इसे बोल देंगे कि WDV अब आपकी नील हो गई। तो ये जो आपका 20,000 है ये आपका बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है। तो आपका इस टाइप से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन सकता है एंड इस टाइप से आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बन सकता है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसे एक बार यहां से भी आप देख लीजिए। इज V ग्रेटर देन C? V क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एंड C क्या है? ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड इन द ब्लॉक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद सच ट्रांसफर। तो अगर आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ग्रेटर देन C है, मतलब आपकी WDV की कॉस्ट से WDV और प्लस अगर आपने कोई भी एसेट वगैरह परचेस करिया उससे ज्यादा है, तो आपका V माइनस C डायरेक्ट STCG हो जाएगा। बट अगर आपका V मतलब आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उससे ज्यादा नहीं है, उससे कम है, तो क्या आपका ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट हो गया? अगर आपका ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट करने का मतलब कि आपने 5 की 5 एसेट बेच दी, अगर वो सीज टू एग्जिस्ट हो गया तो आपका STCL बन जाएगा। जैसे कि मेरे केस में 1 लाख की एसेट थी 5 एंड आपने 5 एसेट 80,000 में बेच दी, तो ये आपका 20,000 रुपीज का STCL हो गया। बट अगर आपका वो ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट नहीं हुआ तो C माइनस V जो होगा वो आपका WDV ऑफ द ब्लॉक बन जाएगा। इस केस में फिर आपका कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो कैपिटल गेन आपका या तो इस केस में आएगा या तो इस केस में आएगा। इलस्ट्रेशंस देख लेना आप एक बार। नाउ कम टू सेक्शन 50AA। ये आपका एक न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन है, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। देयर आर हाई चांसेस कि एग्जामिनर आपको इस सेक्शन के ऊपर टेस्ट करे। तो ये सेक्शन क्या बताता है? कंप्यूटेशन ऑफ द कैपिटल गेन इन केस ऑफ मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स। तो मार्केट लिंक्ड डिबेंचर के केस में आपको किस टाइप से कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, तो ये हमें पढ़ना है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 50AA के अंदर। तो उससे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। तो सबसे पहले हम ये टर्म का मतलब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मार्केट लिंक्ड डिबेंचर कहने का मतलब क्या है। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर मीन अ सिक्योरिटी विच हैज एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ अ डेट सिक्योरिटी। यानी कि कोई भी सिक्योरिटी जिसकी अंडरलाइंग कोई डेट सिक्योरिटी है एंड जिसके ऊपर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो लिंक है टू दी अदर सिक्योरिटी एंड इंडाइसेस। यानी कि कोई भी डिबेंचर्स, कोई भी सिक्योरिटी जिसकी अंडरलाइंग तो है आपकी कोई डेट सिक्योरिटी, बट जिसके ऊपर जो रिटर्न है एंड रिटर्न जो इसके ऊपर आपको मिल रहे हैं वो लिंक है आपके अदर सिक्योरिटीज या आपके अदर इंडाइसेस। इंडाइसेस कहने का मतलब लाइक आपका निफ्टी, सेंसेक्स, इनसे लिंक होकर आपको रिटर्न मिलता है, तो उसे यहां पर बोला जाता है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। कि आपकी सिक्योरिटी की जो अंडरलाइंग है वो तो डिबेंचर्स है, बट उसके ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है वो आपके सिक्योरिटीज या इंडाइसेस के बेसिस पर मिल रहा है, उनसे लिंक होकर मिल रहा है, तो उसे बोला जाता है यहाँ पे मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। साथ ही साथ यहाँ पर एक टर्म यूज करी गई है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि कोई भी म्यूचुअल फंड जो अपने टोटल प्रोसीड्स का लेस देन और इक्वल टू 35% ही इक्विटी शेयर्स ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है। या सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे दूसरी भाषा में बोले तो कोई भी म्यूचुअल फंड जो अपनी टोटल प्रोसीड्स का मोर देन 65% डेट सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करता है उसे बोला जाता है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड फॉर सेक्शन 50AA। तो अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझाएं तो मान लीजिए कोई एक म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड ए, उसके टोटल प्रोसीड्स यहाँ पर आते हैं 100 रुपीज के, तो उसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कब बोला जाएगा? जब वो लेस देन और इक्वल टू यानी कि एट मैक्स 35% ऑफ द टोटल प्रोसीड वो इक्विटी शेयर ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करे। तो अगर मान लीजिए ये 34 रुपीज अपने किसी इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है ऑफ अ डोमेस्टिक कंपनी, तो इसे बोला जाएगा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। बट अगर मान लीजिए म्यूचुअल फंड ए अपने टोटल प्रोसीड्स 100 रुपीज में से 36 रुपीज वो किसी डोमेस्टिक कंपनी के इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट कर देता है, तो फिर वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के दायरे से बाहर हो जाता है, उसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड नहीं बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे दोनों टर्म्स का मतलब समझ आया, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स। तो इन दो सर्कमस्टांसेस के लिए आपको किस टाइप से कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो वो अब हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड और मार्केट लिंक्ड डिबेंचर सेक्शन 50AA बताता है। तो सेक्शन 50AA will have an overriding effect in respect of anything contained in section 2 clause 42A which define a short term capital asset। तो सेक्शन 50AA का ओवरराइडिंग इफेक्ट है
तो यानी कि आपको अगर मार्केट लिंक डिबेंचर या आपके स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड से होने वाला जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपका हमेशा ही शॉर्ट टर्म होगा। अकॉर्डिंगली कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर और रिडम्पशन और मैच्योरिटी ऑफ द यूनिट ऑफ अ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023। तो कौन से स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड जो आपने एक्वायर करे होने चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023 और मार्केट लिंक डिबेंचर वुड बी डीम्ड टू बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड चार्जेबल टू टैक्स एट द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स। तो इन्हें हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कंप्यूट होगा और वो नॉर्मल रेट्स के ऊपर चार्जेबल टू टैक्स होंगे। उसके लिए आपको कोई भी पीरियड ऑफ होल्डिंग वगैरह नहीं देखना। तो 2+42A को ओवरराइड करता है ये सेक्शन, ठीक है। कंपटीशन किस टाइप से करनी है, तो कंपटीशन का आपका सिंपल फॉर्मूला कि जो भी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है ट्रांसफर के टाइम पे जो कुछ भी आपको मिला माइनस जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स थे जो कि आपने होली एंड एक्सक्लूसिवली इनकर करे थे फॉर द ट्रांसफर, और माइनस करना है आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी आपने एक्चुअली कॉस्ट पे करी थी टू एक्वायर, ठीक सर। The full value of consideration received or accruing as a result of transfer or redemption or maturity of a unit of a specified mutual fund or market linked debenture as reduced by the cost of acquisition of the debenture and expenditure wholly and exclusively in connection with such transfer or redemption would be deemed to be the capital gain। तो आपको कैपिटल गेन इस टाइप से कंप्यूट करना है। और यहाँ पर भी आपको अगर आपने कोई भी एसटीटी पे करा है एट द टाइम ऑफ परचेज तो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट नहीं बनेगा, एंड आपने कोई भी एसटीटी पे करा है एट द टाइम ऑफ सेल तो वो आपके एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं बनेगा। तो आप इसकी कोई भी डिडक्शन यहाँ पर नहीं क्लेम कर सकते, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सेक्शन ऐड हुआ था 50AA एंड इसमें से आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है। बस आपको ये दोनों टर्म्स का मतलब अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर किसे बोला जाता है एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड किसे बोला जाता है। ओके चलिए, अब इसके बाद हमें पढ़ना है कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्लम्प सेल, सेक्शन 50B। अब ये स्लम्प सेल क्या होता है? स्लम्प सेल का मतलब होता है कि हम अपनी एसेट्स को एक ग्रुप के अंदर, मतलब अपनी एक पूरी अंडरटेकिंग को ही हम बेच देते हैं और उसके अंदर जितनी भी एसेट्स होती हैं हम उन्हें पूरा एक ग्रुप के साथ बेच देते हैं। मतलब हम अलग अलग एसेट की अलग अलग वैल्यू डिटरमाइन नहीं करते, हम सारी एसेट्स को एक साथ बेच देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं स्लम्प सेल। तो अब इसके लिए हमें किस टाइप से कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी हमें देखनी है, किस टाइप से हमें कैपिटल गेन कंप्यूट करना है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे। स्लम्प सेल मीन्स ट्रांसफर ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग बाय एनी मीन्स फॉर अ लंप सम कंसिडरेशन विदाउट वैल्यू बीइंग असाइन्ड टू द इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटी इन सच ट्रांसफर। तो आप एसेट्स और लायबिलिटी को इंडिविजुअली कोई भी वैल्यू नहीं देते, ठीक है। एंड इस पे आपका कैपिटल गेन किस टाइप से आएगा? अगर आपकी वो अंडरटेकिंग 36 मंथ से ज्यादा, आपकी मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग उस अंडरटेकिंग का 36 मंथ से ज्यादा था, तो आपका जो भी कैपिटल गेन होगा वो आपका सारा का सारा लॉन्ग टर्म माना जाएगा। इररेस्पेक्टिव, मान लीजिए उस ब्लॉक के अंदर जो आपने अंडरटेकिंग बेची उसके अंदर आपकी कोई एक एसेट ऐसी थी जो आपने अभी 1 महीने पहले परचेस करी थी, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 महीने भी नहीं था, तब भी जो भी आपका वो पूरा अंडरटेकिंग सेल होगी, जो भी आपका स्लम्प सेल के अंदर आएगा तो वो आपका मतलब लॉन्ग टर्म मान जाएगा, उसे शॉर्ट टर्म नहीं मान जाएगा। तो इसके लिए हम पूरी अंडरटेकिंग के पीरियड ऑफ होल्डिंग को एक साथ देखते हैं, इंडिविजुअल एसेट्स को नहीं देखते। एंड अगर आपकी अंडरटेकिंग की पीरियड ऑफ होल्डिंग लेस देन 36 मंथ थी तो उस केस में वो आपका पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म बन जाएगा, ठीक है। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब इस केस के लिए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? तो जो भी आपकी नेटवर्थ होगी अंडरटेकिंग की वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान ली जाएगी, एंड इस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। डीम्ड वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अब यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका क्या माना जाएगा? तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा आपका एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। एंड यहाँ पे एफएमवी कहने का मतलब क्या है? एफएमवी कहने का मतलब है हायर ऑफ एफएमवी 1 और एफएमवी 2, तो इन दोनों का जो भी हायर होगा। अब एफएमवी 1 कहने का मतलब क्या है? एफएमवी 1 कहने का मतलब है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स ट्रांसफर। आपने जो भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है? तो या तो वो, या तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी रिसीव्ड। तो या तो आपने जो ट्रांसफर करा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, आप वो निकाल लीजिए, एंड जो आपको रिसीव हुआ मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, वो निकाल लीजिए। उन दोनों का जो भी हायर होगा वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। एंड आपका फुल ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका जो भी नेटवर्थ होगी वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मान ली जाएगी। एंड इसके लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेकर आना होता है कि आपने अपनी नेटवर्थ ठीक तरीके से कंप्यूट करी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आपकी ठीक तरीके से कंप्यूट करी गई है। नेटवर्थ करने का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द अंडरटेकिंग और डिवीजन एज रिड्यूस्ड बाय वैल्यू ऑफ द लायबिलिटीज। यानी कि जो भी आपकी टोटल एसेट्स हैं उसमें से आप अपनी लायबिलिटीज की वैल्यू को लेस कर दीजिए तो आपके नेटवर्थ बन जाएगी, ठीक है। एंड बट अगर आपने कोई भी एसेट आपकी रिवैल्यूएशन की वजह से आपने उसे अपवर्ड या डाउनवर्ड रिवैल्यू कर दिया था तो वो रिवैल्यूएशन का इफेक्ट आपको यहाँ से हटा देना है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ अंडरटेकिंग। अब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स क्या मानी जाएगी? अगर वो आपकी डेप्रिसिएबल एसेट है
तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट आपकी मानी जाएगी, मतलब जब हम एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स निकालेंगे तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में तो जो भी WDV है ब्लॉक का वो आप ऐड कर लेंगे। अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल वगैरह है तो उसके केस में आप निल ऐड करेंगे, मतलब उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल मानी जाएगी। एंड अगर आपकी कैपिटल एसेट है जिसपे आप 100% डिडक्शन ऑलरेडी ले चुके थे लाइक इन 35 AD आपके स्पेसिफाइड बिजनेस वाली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, तो उस केस में आपकी निल मानी जाएगी और सभी एसेट्स के लिए आपकी बुक वैल्यू को आपकी एसेट्स की वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, अभी एक बार इसे यहाँ से देख लीजिए 50B इज द अंडरटेकिंग हेल्ड फॉर मोर देन 36 मंथ। अगर वो 36 मंथ से ज्यादा के लिए हेल्ड करा गया तो वो आपका LTCG होगा, अदरवाइज वो आपका STCG होगा। LTCG टैक्सेबल होगा एट द रेट ऑफ 20% और STCG टैक्स होगा नॉर्मल रेट्स पे। ठीक है, कॉम्पिटिशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल, तो जो भी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा FMV1 और FMV2 का हायर, FMV1 फुल वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट्स ट्रांसफर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, FMV2 क्या होता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द रिसिप्ट मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो उन दोनों का हायर जो भी होगा वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट करने का मतलब आपकी नेटवर्थ, नेटवर्थ करने का मतलब आपकी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट माइनस वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट किस टाइप से कंप्यूट करनी है, अगर आपकी डेप्रिशिएबल एसेट है तो उसका WDV लेना है आपको, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वगैरह है आपको तो उसके लिए वैल्यू निल लेनी है आपको। अगर कोई ऐसी कैपिटल एसेट है जिसपे आप ऑलरेडी 100% का डिडक्शन ले चुके हैं लाइक इन 35 AD तो उस पर आपको निल वैल्यू लेनी है और बाकी सभी एसेट्स के आपको बुक वैल्यू लेनी है। तो इस टाइप से आपके एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स निकल जाएगी। ये इलस्ट्रेशन आप एक बार देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now we have to discuss section 50C, section 50CA, section 50D, which talks about deemed full value of the consideration for computing capital gain. अब कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमें कुछ बार डीमिंग प्रोविजन से मानना होता है। तो वो क्या है हमारा, अगर आपकी कैपिटल एसेट है लैंड और बिल्डिंग और बोथ, तो इस केस में सेक्शन 50C आता है एक्शन में। एंड सेक्शन 50C क्या बोलता है कि अगर SDV ऑफ द लैंड और बिल्डिंग और बोथ इज ग्रेटर देन 110% ऑफ द कंसिडरेशन, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस SDV विल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, आपको जो कंसिडरेशन रिसीव हुआ, लेट सपोज वो आपको 100 रुपीज रिसीव हुए एंड आपकी जो SDV है वो 120 है, तो 100 का 110% कितना होगा 110। तो अब ये जो SDV है वो इन एक्सेस ऑफ 110 से ज्यादा है, मतलब ये। तो अब इस केस में जो SDV है, SDV को हम यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए अगर SDV होती 109, तो अब इस केस में ये 110 से कम है, तो इस केस में जो एक्चुअल कंसिडरेशन था हमारा हम उसे ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानते। अब यहाँ पे हमारा दूसरा सेकंड क्वेश्चन आता है कि हमें जो SDV लेनी है वो किस डेट की लेनी है। मान लीजिए हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ ट्रांसफर अलग अलग है, तो हमें SDV किस डेट की लेनी है, डेट ऑफ एग्रीमेंट की और डेट ऑफ ट्रांसफर की। तो नॉर्मली तो हमें डेट ऑफ ट्रांसफर की ही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी होती है। बट अगर मान लीजिए आपने डेट ऑफ एग्रीमेंट पे पार्ट और फुल कंसिडरेशन पे करा हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम और एनी अदर स्पेसिफाइड मोड। एनी अदर स्पेसिफाइड मोड करने का मतलब बाय डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, भीम, इस टाइप से अगर आपने पेमेंट कर दिया ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो आपकी डेट ऑफ एग्रीमेंट की जो SDV होगी हम उसे कंसीडर कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके एग्रीमेंट की डेट पे SDV थी 109 रुपए एंड आपकी ट्रांसफर की डेट पे SDV हो गई आपकी 120 रुपए। तो अब इस केस में अगर आपने इस दिन कोई भी पार्ट या फुल कंसिडरेशन पे करा हो बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, TCS और एनी अदर स्पेसिफाइड मोड, तो हम यहाँ पे 109 को ले लेंगे, तो आपका जो एक्चुअल कंसिडरेशन था वही मान लिया जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करी या आपने पेमेंट कैश के अंदर कर दी, तो आपके ट्रांसफर की डेट के SDV को लिया जाएगा एंड उस केस में फिर आपका 120 का आपके फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बना दिया जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमने ये पढ़ लिया सारा। अब इसके अंदर सर्कमस्टांस आता है कि अगर AO यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफिसर को वैल्यूएशन के लिए रेफर कर सकता है अगर एसएससी ये बोलता है कि ये जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ये हायर है देन दी FMV एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसी और कोर्ट के अंदर अभी चैलेंज के अंदर नहीं है, तो AO वैल्यूएशन ऑफिसर के रेफर कर सकता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट। एंड अगर यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू निकाल कर देते हैं SDV से ज्यादा, मान लीजिए जैसे आपकी SDV थी 120 एंड वैल्यूएशन ऑफिसर बोलते हैं कि भाई वैल्यू निकलती है 130, तो इस केस में तो हम ये इनकी वैल्यूएशन को इग्नोर कर देंगे एंड SDV को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। बट अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलते हैं कि वैल्यू आती है 110, तो इस केस में हम वैल्यूएशन ऑफिसर की वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है। एंड अगर बाद में मान लीजिए कभी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कोर्ट कम कर देता है, मतलब उसे रिवाइज कर देता है, तो कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, तो आपकी जो यहाँ पे हम कैपिटल गेन निकालेंगे तो उसके लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को भी हमें रिवाइज करना होगा, वैल्यू सो रिवाइज्ड इन सच अपील और रिवीजन। तो अगर कम कर देता है, ज्यादा कर देता है, तो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी उस हिसाब से कम या ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके अनकोटेड शेयर है तो उसके लिए हमारा सेक्शन आता है 50CA। तो सेक्शन 50CA बताता है
इफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर इज लेस देन एफएमवी ऑफ शेयर डिटरमाइंड इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। अब ये जो प्रेस्क्राइब्ड मैनर है ये रूल 11 यूए है, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये सीए फाइनल लेवल पे पढ़ना होता है। तो अभी के लिए आप केवल आपको वो बताकर देगा कि रूल के हिसाब से क्या आपकी वैल्यू निकलती है एंड आपका क्या कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन आपका एफएमवी से कम है तो उस केस में जो आपका एक्चुअल एफएमवी है आपको उसे ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेना है। इन केस ऑफ एनी अदर कैपिटल एसेट 50D हमारा बोलता है कि where the consideration received or accruing as a result of the transfer of the capital asset by an assessee is not ascertainable। अगर आप उसकी वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन असर्टेन ही नहीं कर पा रहे तो उसके केस में आपको एफएमवी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कंसिडर कर लेनी है एज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, 11 हमें फाइनल लेवल पे पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। अब आता है हमारा अगला सेक्शन, सेक्शन 51 विच टॉक्स अबाउट एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब मान लीजिए आपने अपनी कोई लैंड, आपने अपनी कोई बिल्डिंग सेल करने के लिए आपने एक एग्रीमेंट करा किसी थर्ड पर्सन के साथ एंड अब ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मान लीजिए उसका मन नहीं करा या बाद में उसके पास पैसों का जुगाड़ नहीं हो पाया या किसी भी रीजन से वो अपना एग्रीमेंट हमारा मतलब कंक्लूड नहीं हो पाया, अब ट्रांसफर नहीं हुआ एंड आपने उससे कोई एक टोकन मनी ले लिया था। अब आपने अगर वो टोकन मनी को फोरफीट कर लेते हैं, जो आपने एडवांस मनी ले लिया था आपने वो अमाउंट फोरफीट कर लिया, तो यहाँ पे उसकी टैक्सेबिलिटी किस टाइप से आएगी। तो ये फोरफीचर के लिए हमें पढ़ना है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन फेलियर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल एसेट। तो अगर आपने फॉरफीचर कराया बिफोर 1 अप्रैल 2014, तो यहाँ पे दो अलग अलग सिनेरियो कि अगर आपने फॉरफिट कराया अमाउंट बिफोर 1 अप्रैल 2014 या आपने फॉरफिट कराया अमाउंट ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014। तो अगर आपने 1 अप्रैल 2014 से पहले कभी फॉरफिट कर लिया था अमाउंट, तो उस केस में जब आप फ्यूचर में अपनी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालते टाइम पे वो फॉरफिटेड अमाउंट को आपको लेस कर देना है। मान लीजिए आपने 100 रुपए की आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है एंड आपने 10 रुपए फॉरफिट कर लिए थे, तो अब यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगी वो 90 रुपीज आ जाएगी। तो यानी कि जो आपकी टैक्सेबिलिटी थी वो आपकी पोस्टपोन कर दी गई टू द एक्चुअल डेट ऑफ ट्रांसफर। बट अगर मान लीजिए आपने फॉरफिट करा है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2014, तो जिस भी टाइम पे आपने फॉरफिट करा उसी टाइम पे वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बन के टैक्स हो जाएगी अंडर सेक्शन 56 to 9। ठीक है, तो आपने जो ये 10 रुपए फॉरफिट कर लिए तो वो जिस साल में फॉरफिट करिए उसी साल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में अंडर सेक्शन 56 to 10(9) के अंदर आपकी वो टैक्सेबल हो जाएगी। टैक्स लायबिलिटी इज अट्रैक्टेड इन द ईयर ऑफ फॉरफिचर ऑफ एडवांस। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर मान लीजिए आपको ये एसेट मिलती है बाय वे ऑफ गिफ्ट किसी प्रीवियस ओनर से, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो अगर किसी प्रीवियस ओनर से मिलती है एंड प्रीवियस ओनर ने कभी कोई अमाउंट फॉरफिट कर लिया था एंड अब वो आपको मिल गया, तो अब आपको उसके लिए जो प्रीवियस ओनर ने अमाउंट फॉरफिट कर लिया था वो आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से लेस नहीं होगा अगर वो उसने अमाउंट फॉरफिट कर लिया था 1 अप्रैल 2004 से पहले। इफ एडवांस हैज बीन रिसीव्ड एंड रिटेन्ड बाय द प्रीवियस ओनर एंड नॉट द असेसी हिमसेल्फ, देन द सेम विल नॉट गो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द असेसी। ठीक, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें पढ़ने हैं एग्जेम्पशंस। अब हमें कैपिटल गेन में कुछ एग्जेम्पशंस मिलती हैं। तो एक एग्जाम्पशन तो हमें मिलती है अंडर सेक्शन 10 और बाकी हमें एग्जाम्पशंस मिलती है इन रेस्पेक्टिव चैप्टर्स के अंदर। तो सेक्शन 10 की एग्जाम्पशन क्या है। तो एग्जाम्पशन ऑफ कैपिटल गेन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन द स्पेसिफाइड अर्बन लिमिट्स। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है जो कि विद इन द अर्बन लिमिट्स आती है, अर्बन लिमिट्स यानी कि किसी म्यूनिसिपैलिटी की 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है उसके अंदर आपकी लैंड है, या 10,000 से ज्यादा की पॉपुलेशन है 1 लाख तक एंड उसके 2 किलोमीटर के एरिया के अंदर लैंड है, 1 लाख से 10 लाख तक की पॉपुलेशन है उसके 6 किलोमीटर के एरिया के अंदर लैंड है, या 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन है म्यूनिसिपैलिटी की 8 किलोमीटर एरिया के अंदर हमारी लैंड है। एंड ये जो हमें 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर 2 किलोमीटर किस टाइप से मेजर करना होता है, ये हमें मेजर करना होता है एरियली, यानी कि बर्ड जिस टाइप से फ्लाई करती है उस टाइप से हमें मेजर करना होता है कि एरियली वो 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर के अंदर अंदर अगर फॉल करती है एंड अगर वहां पे आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है और उसका कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, तो उस केस में केवल कंपलसरी एक्विजिशन के केस में, अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो नहीं, अगर कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है तो उस पर जो भी आपको कंपनसेशन मिलेगा तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। तो ये सेक्शन नंबर 10 से आपको एक एग्जेम्पशन मिली है। कैपिटल गेन अराइजिंग टू एन इंडिविजुअल और एचयूएफ फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय द वे ऑफ कंपलसरी एक्विजिशन इज एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 and the exemption is available only when such land has been used for the agriculture purpose during the preceding 2 year immediately preceding the date of the transfer। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए एंड साथ में वो एग्रीकल्चर लैंड पे आपने एग्रीकल्चर करी होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 years, या तो आपने आपके किसी फैमिली मेंबर ने उसके ऊपर आप एग्रीकल्चर करते होने चाहिए ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 2 years, तभी हम उसे यहाँ पे ये एग्जेम्पशन मिलेगी, अदरवाइज एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। ठीक है जी, अब हमें पढ़नी है एग्जेम्पशन ये जो हमें पर्टिकुलरली कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर आती है। तो कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेजिडेंशियल हाउस सेक्शन 54। अगर आप अपना कोई एक रेजिडेंशियल हाउस सेल कर देते हैं तो
उसे सेल करने के बाद अगर आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेस कर लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एग्जेम्पशन आपको मिल जाती है, मतलब आपका जो कैपिटल गेन होता है वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है, तो एलिजिबल एसएससी ये केवल मिलती है इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ को। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ द रेजिडेंशियल हाउस, कि आपका रेजिडेंशियल हाउस आपने ट्रांसफर करा हो। इट मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, जो आपका हाउस है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होना चाहिए, यानी कि आपको लैंड एंड बिल्डिंग है ये, तो आपको 24 मंथ से ज़्यादा की आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग होनी चाहिए इसमें। इनकम फ्रॉम सच हाउस शुड बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि इससे होने वाली जो भी इनकम है वो आपके एचपी हेड के अंदर आनी चाहिए, यानी कि ये पर्टिकुलरली आपका रेजिडेंशियल हाउस ही होना चाहिए। एंड ये ट्रांसफर करने के बाद, आप अपना रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करने के बाद आप कोई और एक रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं इन इंडिया, या तो 1 साल पहले या ट्रांसफर करने के 2 साल के बाद तक, या आप एक रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर, तो इस केस में आपको जो कैपिटल गेन होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब आपको वो उसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। बट अगर मान लीजिए आपका जो कैपिटल गेन है वो 2 करोड़ रुपए तक का है, आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए तक का आता है, तो इसके केस में एसएससी अपना एक घर बेच के 2 घर खरीद सकता है या 2 घर तक बना सकता है, या तो 1 साल पहले और 2 साल बाद तक 2 घर खरीद ले, या तो 3 साल के अंदर अंदर 2 घर बना ले, अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ रुपए से कम का है। केवल ये बेनिफिट आपको तभी मिलता है 2 घर वाला, एंड वो भी आपको लाइफ टाइम में केवल एक ही बार मिलेगा। मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम था एंड आपने 2 घर खरीद लिए, फिर आपका फ्यूचर में कभी दोबारा कोई कैपिटल गेन आया 2 करोड़ से कम का, फिर आप दोबारा 2 घर नहीं खरीद सकते, फिर आप केवल एक ही घर खरीद सकते हैं। ठीक है, वेयर द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एट 2 करोड़, तो आपको एक ही घर खरीदना होता है और एक ही घर बनाना होता है, और अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से कम है तो आपको लाइफ में एक बार आप 2 घर खरीद सकते हैं या 2 घर बना सकते हैं। खरीदने की क्या टाइम लिमिट है, 1 साल पहले या 2 साल बाद तक, और बनाने के लिए विद इन द 3 ईयर्स। ठीक है, एंड ये एक बार अगर मिल जाता है 2 घर वाला उसे बेनिफिट, तो फिर वो लाइफ टाइम में कभी भी अपना ये बेनिफिट दोबारा नहीं ले सकता, और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाया तो उसे ये अमाउंट CGAS अकाउंट, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर ये ट्रांसफर करना होता है विद इन बिफोर द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। नाउ सेक्शन 54 के अंदर आपका क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन क्या होगा, तो इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करी गई है, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस और हाउसेज एज द केस में बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एंटायर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज एग्जेम्प्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मान लीजिए आपको कोई भी हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से, रेजिडेंशियल हाउस ट्रांसफर करने से आपका LTCG आता है, लेट सपोज यहाँ पे 1 CR, एंड आपने जो न्यू हाउस प्रॉपर्टी परचेस करी वो भी आपने परचेस करी, मान लेते हैं आपने 1.5 CR की, तो इस केस में आपको कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54, तो आपका जो भी LTCG था या जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ऑफ द न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो विच एवर इज लोअर, यानी कि आपको पूरे 1 करोड़ रुपए की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। सेकंड केस कि अगर मान लीजिए आपका LTCG तो आया था 1 करोड़ रुपए, बट आपने जो नया हाउस परचेस करा उसकी वैल्यू थी 75 लाख रुपीज, तो इस केस में आपको एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 क्या मिलेगी, तो इस केस में आपको एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिलेगी 75 लाख रुपए, और आपका जो 25 लाख रुपए है ये आपका चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर दी हेड कैपिटल गेन। ठीक है सर, तो यहाँ तक का समझ आया। अब इसके अंदर क्या अमेंडमेंट है वो आपको ध्यान देनी है। However, if the cost of the new residential house exceed 10 CR, the amount exceeding 10 CR would not be taken into account for exemption. It means the maximum exemption that can be claimed by the assessee under section 54 is रुपये 10 करोड़। अब यहाँ पर आपको क्या समझना है कि अगर मान लीजिए आपका कैपिटल गेन 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का था, और अब जो आप अपना नया घर परचेस कर रहे हैं वो भी 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कैपिटल गेन आया था 15 करोड़ रुपए और आपने अब घर परचेस करा 20 करोड़ रुपए, तो 15 और 20 करोड़, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप यहाँ पर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 15 करोड़ रुपए की क्लेम करेंगे। यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54 मिलेगी वो 10 करोड़ रुपए तक की ही मिलेगी। तो अब इसके लिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल से इसे समझ लेते हैं, और ये आपको एग्जामिनेशन के अंदर टेस्ट करा जा सकता है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। एग्जाम्पल, आपका LTCG आता है 7 करोड़ और आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस है 12 करोड़, तो इस केस में आपको कितनी एग्जाम्पशन मिलेगी, तो 7 और 12 विच एवर इज लोअर, यानी कि 7 करोड़ रुपए की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एग्जाम्प्ट LTCG 7 करोड़। सेकंड केस, आपका LTCG आया 12 करोड़ एंड आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस है 14 करोड़, तो आप क्या बोलेंगे कि जो आपका LTCG था और 14 विच एवर इज लेस, यानी कि आपको 12 करोड़ की एग्जाम्पशन मिलेगी। बट ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि मैक्सिमम आप 10 करोड़ रुपीज तक की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्प्ट LTCG कितना होगा, ओनली 10 करोड़ रुपीज, एंड जो आपका ओवर एंड अबव दैट आपका 2 CR है ये आपका चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर दी हेड कैपिटल गेन। थर्ड केस, आपका LTCG था 11 CR बट आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी 9 CR,
तो इस केस में विच एवर इज लोअर, आपका 9 CR एग्जाम्प्ट एलटीसीजी होगा एंड 2 CR आपका टैक्सेबल होगा। तो एग्जाम्प्ट एलटीसीजी 9 CR। फोर्थ केस आपका एलटीसीजी था 15 CR एंड कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी थी आपकी 13 CR। तो इस केस में विच एवर इज लो, तो आप बोलेंगे कि 13 CR की आप एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 54, बट ऐसा नहीं है। पहला ऐसा ही होता था, बट अभी अमेंडमेंट के बाद ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है 10 करोड़ तक। तो आपको यहाँ पर एग्जाम्प्ट एलटीसीजी कितना होगा, केवल 10 करोड़ रुपीज एंड ओवर एंड अबव दैट जो आपका ये 5 करोड़ रुपए है, ये आपका चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। ठीक है सर, तो ये समझ आया। तो ये एग्जाम्पशन आपको, तो ये अमेंडमेंट आपको अच्छी तरीके से देखनी है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं। एंड इसके लिए हमारे यहाँ पे लॉक इन पीरियड है कि आपने जो नया घर खरीदा है वो आप 3 साल से पहले ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड अगर आप उसे 3 साल से पहले ट्रांसफर कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो उसके केस में जो कॉस्ट ऑफ एसेट होगी वो कॉस्ट ऑफ एसेट में से लेस कर दिया जाएगा जितना आपने यहाँ पे कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन लिया था। कॉस्ट ऑफ एसेट विल बी रिड्यूस्ड बाय द कैपिटल गेन एग्जाम्प्टेड अर्लियर फॉर द कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। नेक्स्ट सेक्शन 54B। तो 54B यहाँ पे आप इसे याद रख सकते हैं एज भूमि। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे, तो एग्रीकल्चर लैंड क्योंकि वो अन्न देती है तो उसे हम प्यार से यहाँ पे बोलेंगे भूमि। तो 54B कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। तो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है वो तो कैपिटल एसेट नहीं होती, उस पर कोई कैपिटल गेन की बात ही नहीं आती। बट अगर वो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है और उसका आपने ट्रांसफर करा है, क्योंकि अगर उसका कंपलसरी एक्विजिशन हो जाएगा तो वो अंडर सेक्शन 10 आपकी एग्जाम्पशन मिल जाती है। अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को आप ट्रांसफर करते हैं, इंडिविजुअल एंड HUF, there should be transfer of urban agriculture land. Land must have been used for the agriculture purpose by the individual or HUF for the preceding 2 year, कि मतलब वो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए एंड एसएससी या उसके फैमिली वाले उसे पिछले 2 साल में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करते होने चाहिए एंड उन्होंने उसे बेच के विद इन द 2 years कोई नई एग्रीकल्चर लैंड वेदर रूरल और अर्बन कोई नई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी हो। एंड अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले उन्हें कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर ये कंट्रीब्यूशन करना होता है। तो इस केस में उन्हें डिडक्शन मिल जाएगी 54B की। मतलब क्या कि अगर वो अपनी कोई एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर करके कोई नई एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लेते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 2 years, तो इस केस में जो भी उनका कैपिटल गेन होगा वो उनका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसमें भी हमें एग्जेम्पशन कितने तक की मिलती है, तो इसमें भी एग्जेम्पशन अगर मान लीजिए आपकी 1 करोड़ की कैपिटल, मतलब आपका 1 करोड़ का कैपिटल गेन हुआ था एंड आपने 1.5 CR की अब यहाँ पे एसेट परचेस करी है, नई एग्रीकल्चर लैंड 1.5 CR के, तो आपका कंप्लीट 1 CR आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। बट अगर 75 लाख की एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेस करी तो 25 लाख रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा, 75 लाख रुपीज तक का आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एंड इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर आप एग्रीकल्चर लैंड को 3 साल से पहले ट्रांसफर कर देते हैं तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से जितना आपने कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन लिया था वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 54D। अब डी से ये आप याद रखना धंधा, ये धंधे वाले एसेट की बात कर रहे हैं हम। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अगर कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और उसकी लैंड एंड बिल्डिंग को कंपल्सरीली एक्वायर कर लिया जाता है, मतलब उसकी ट्रांसफर हो जाता है बाय द वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की कोई लैंड और बिल्डिंग यानी कि धंधे वाली कोई लैंड और बिल्डिंग का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाता है, तो एलिजिबल एसएससी एनी एसएससी देयर मस्ट बी कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग और एनी राइट इन लैंड और बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग का कोई ट्रांसफर हो गया बाय द वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन जो कि इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की थी। द लैंड एंड बिल्डिंग शुड हैव बीन यूज्ड बाय द एसएससी फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी कि पिछले 2 सालों में एसएससी उस पर बिजनेस करता होना चाहिए एक्चुअली, तभी हम उसे यहाँ पे एग्जाम्पशन देंगे। और एसएससी को कोई और इस टाइप से कोई और इंडस्ट्रियल लैंड और बिल्डिंग परचेज कर लेनी है विद इन द पीरियड ऑफ 3 years। द एसएससी मस्ट परचेज एनी अदर लैंड और बिल्डिंग और कंस्ट्रक्ट एनी बिल्डिंग विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। एंड अगर वो नहीं कर पाता ये परचेज विद इन द, मतलब नहीं कर पा रहा, तो उसे ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एज अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 उससे पहले CGAS अकाउंट के अंदर ये अमाउंट ट्रांसफर कर देना है। तो अगर वो ये सब कुछ कर देता है तो उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। यहाँ पे भी एग्जाम्पशन सेम है, अगर 1 CR का आपका कैपिटल गेन था एंड 1.5 CR की आपकी न्यू परचेज है तो आपका कंप्लीट कैपिटल गेन एग्जाम। बट अगर आपका 1 CR का कैपिटल गेन था, 75 लाख की आपकी न्यू परचेज है, तो आपके 75 लाख तक की एग्जाम्पशन मिल जाएगी, 25 लाख रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एंड इस केस में भी अगर आप इसे ट्रांसफर कर देते हैं बिफोर 3 years, तो जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट है उसे रिड्यूस कर दिया जाएगा जो भी आपने कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन ली थी। कैपिटल गेन नॉट चार्जेबल ऑन इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स। अब अगर आपको कोई कैपिटल गेन आता है एंड आप कुछ सर्टेन बॉन्ड्स के अंदर उसका कैपिटल गेन कंट्रीब्यूट कर देते हैं तो फिर उस पर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। तो एनी एसएससी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ। यहाँ पे आपको याद रखना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए, वो भी लैंड या बिल्डिंग या बोथ, मतलब कोई अदर टाइप की अगर आपकी कैपिटल एसेट है तो उसके ट्रांसफर पे यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सच एसेट कैन ऑल्सो बी अ डेप्रिशिएबल एसेट, वो डेप्रिशिएबल एसेट भी हो सकती है।
द कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांसफर शुड बी इन्वेस्टेड इन अ लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। तो जिस भी दिन आपका ट्रांसफर हुआ उसकी डेट से विद इन द 6 मंथ आपको वो लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट्स के अंदर आपको वो अमाउंट इन्वेस्ट कर देना है। अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी, बट यहाँ पे आपको मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक की एग्जाम्पशन मिलेगी। मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हुआ 1 CR का एंड आपने 1 CR भी अगर पूरा का पूरा आपने इन्वेस्ट कर दिया तब भी आपको 50 लाख रुपीज तक की ही एग्जाम्पशन मिलेगी। एंड अगर आपको 1 CR का कैपिटल गेन हुआ एंड आपने 25 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करा तो आपको 25 लाख रुपीज की एग्जाम्पशन मिलेगी। ठीक है। एंड यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट करने का मतलब क्या है, मीन्स स्पेसिफाइड बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर द 5 ईयर, मतलब 5 ईयर का लॉक इन होना चाहिए उसमें, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2018 बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, RECL रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, या फिर बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस कॉर्पोरेशन या बॉन्ड्स ऑफ IRFC इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर इन चार यानी NHAI, RECL, PFC के बॉन्ड्स या IRFC के बॉन्ड्स, अगर आप इनके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपनी लैंड और बिल्डिंग, जो आपकी लॉन्ग टर्म लैंड एंड बिल्डिंग है उससे सेल करके इनके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं कैपिटल गेन को, तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। द एसेट शुड नॉट ट्रांसफर और कन्वर्ट और अवेल। तो आपने अब जो यहाँ पे बॉन्ड्स या ये आपने सिक्योरिटीज परचेज करी है तो आपको 5 साल के अंदर अंदर नहीं तो सेल करनी है एंड नहीं आप इन्हें देकर इन्हें गिरवी रखवा कर इनके ऊपर आप कोई लोन वगैरह ले सकते हैं 5 साल तक। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे क्वांटम कितना है कि जो भी आपका कैपिटल गेन है अगर वो आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आपको वो मिल जाएगा, और इसमें मैक्सिमम अमाउंट है 50 लाख रुपीज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर और इन द सब्सिक्वेंट ईयर एज वेल। वायलेशन ऑफ कंडीशन, अगर आप यहाँ पे कंडीशन का वायलेशन कर देते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन पहले एग्जाम्प्ट हो गया था वो आपका LTCG बन जाएगा जिस साल में आप अपनी कंडीशन को वायलेट करेंगे। मान लीजिए आपने 5 साल से पहले अपने बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर दिया तो जिस भी साल में आप बॉन्ड्स को ट्रांसफर करेंगे तो जितना भी आपने एग्जाम्पशन लिया था वो आपका यहाँ पे LTCG बन के टैक्स हो जाएगा जिस साल में आपने बॉन्ड्स को ट्रांसफर करा था। ठीक है। हमारा लास्ट सेक्शन आता है एग्जाम्पशन का, सेक्शन 54F। 54F का आप याद रखना, फालतू टू फ्लैट। F का मतलब फालतू टू फ्लैट। आपके पास कोई भी एसेट है अदर देन रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस को छोड़ के आप कोई भी एसेट को ट्रांसफर करके अगर रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेते हैं तो आपको 54F के अंदर डिडक्शन एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एलिजिबल एसएससी, इंडिविजुअल एंड HUF, कंडीशन टू बी फुलफिल्ड, देयर मस्ट बी अ ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट नॉट बीइंग अ रेजिडेंशियल हाउस, मतलब रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल हाउस को ट्रांसफर करते हैं तो वो फिर 54 के अंदर जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, मतलब आप अगर कोई प्लॉट ऑफ लैंड है तो उसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एसएससी शुड परचेज, यहाँ पे 1 रेजिडेंशियल हाउस है, केवल एसएससी एक घर खरीद सकता है या तो 1 साल पहले और 2 साल के बाद तक, मतलब डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले अगर उसने एक घर खरीदा या डेट ऑफ ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर एक घर खरीद ले या डेट ऑफ ट्रांसफर के विद इन द 3 ईयर वो कोई एक घर कंस्ट्रक्ट कर ले, रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर ले इन इंडिया, तो इस केस में उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी। एंड अगर वो ये सब कुछ नहीं कर पा रहा तो ड्यू डेट एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139(1) उससे पहले CGS अकाउंट के अंदर अगर अमाउंट को डिपॉजिट करा देता है तो भी उसे एग्जाम्पशन मिल जाएगी इन दैट पर्टिकुलर ईयर। एंड एसएससी शुड नॉट ओन मोर देन 1 रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। अब यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात क्या है कि जो आपकी डेट ऑफ ट्रांसफर थी उस डेट पर एसएससी के पास एक से ज्यादा घर नहीं होना चाहिए। एंड एसएससी शुड नॉट परचेज एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स और कंस्ट्रक्ट एनी अदर रेजिडेंशियल हाउस विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। यानी कि डेट ऑफ ट्रांसफर पे एसएससी के पास एक घर से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड एसएससी डेट ऑफ ट्रांसफर के भी 2 साल के बाद कोई नया घर नहीं खरीदेगा या डेट ऑफ ट्रांसफर के 3 साल के अंदर अंदर कोई नया घर नहीं बनाएगा। ठीक है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्वांटम ऑफ एग्जाम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 54F। तो सेक्शन 54F में आपको किस टाइप से एग्जाम्पशन क्लेम करनी है, किस टाइप से आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, तो वो अब हमें पढ़ना है। इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ द ओरिजिनल एसेट देन एंटायर कैपिटल गेन इज एग्जाम्प्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर वर्ड यूज करा गया नेट सेल कंसिडरेशन, यहाँ पर आपको कैपिटल गेन वर्ड यूज नहीं करा गया। जब हमने 54 पढ़ा था तो 54 में हमने पढ़ा था कि अगर आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस इज ग्रेटर देन द कैपिटल गेन तो उस केस में आपको पूरी एग्जाम्पशन मिल जाती थी। बट यहाँ पर वर्ड यूज करा गया नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ द ओरिजिनल एसेट, तो उस केस में आपको फुल एग्जाम्पशन मिलेगी। तो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन था वो था 1 CR एंड इसमें ये था आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड इसमें आपको जो कैपिटल गेन निकला था वो आपका निकला था 20 लाख। ठीक। एंड अब जो आपने न्यू एसेट परचेस करी वो आपने परचेस करी 1.5 CR रुपीज की, तो इस केस में आपको एग्जाम्पशन किस टाइप से क्लेम करनी है, तो आपको 20 लाख रुपीज का कैपिटल गेन हुआ था ऑन दी नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 1 CR एंड अभी आपने कितना इन्वेस्ट करना है 1.5 CR, तो इस केस में तो आपको फुल्ली जो आपका 20 लाख रुपीज का कैपिटल गेन था ये आपको फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 20 लाख रुपीज फुल्ली एग्जाम्प्ट। बट ऑन दी अदर हैंड
मान लीजिए आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ थी, आपका कैपिटल गेन 20 लाख था, बट जो अभी आपने नया हाउस प्रॉपर्टी परचेस करी है, जो आपने नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस करी है, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आती है केवल 75 लाख रुपीज। तो इस केस में किस टाइप से आपको निकालना होगा, तो आपका 20 लाख रुपीज का टोटल कैपिटल गेन हुआ था ऑन द नेट सेल कंसिडरेशन ऑफ 1 करोड़, बट अभी आपने जो हाउस प्रॉपर्टी परचेस करी है वो परचेस करी आपने केवल 75 लाख रुपीज की। तो इस केस में आपको कितनी यहाँ पर एग्जाम्पशन मिलेगी, तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 75 लाख। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय 1 CR मल्टीप्लाई बाय 75 लाख, यानी कि आप केवल 15 लाख रुपीज तक की यहाँ पर एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54F। आप पूरा 20 लाख रुपीज की एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर सकते। तो आपको ये समझ आया। अब जो हमने 54 के टाइम पर एक अमेंडमेंट डिस्कस करी थी कि 10 करोड़ रुपए पे लिमिट कर दिया गया है, तो वही सेम अमेंडमेंट हमें यहाँ पे भी डिस्कस करनी है। हाउएवर इफ द कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस अमाउंट इन्वेस्टेड इन द न्यू रेजिडेंशियल हाउस एक्सीड 10 CR, तो अगर आपने जो नया घर खरीदा उसकी कॉस्ट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा किया, द अमाउंट एक्सीडिंग 10 करोड़ वुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर एग्जाम्पशन। तो जिस टाइम पर आप एग्जाम्पशन कंप्यूट करेंगे तो वो 10 करोड़ रुपए से ऊपर वाले पार्ट को आप इग्नोर कर देंगे। तो उसके लिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर आपका नेट कंसिडरेशन था 15 करोड़ एंड उसमें आपका LTCG आया था 7.5 CR। तो आपका LTCG कितना आया, 7.5 CR ऑन द टोटल नेट कंसिडरेशन ऑफ 15 करोड़। एंड अब आपकी कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस क्या है, 12 करोड़। तो यहाँ पर अमेंडमेंट क्या बोलती है कि अगर आपकी 10 करोड़ रुपए से ऊपर का घर है, जो आप नया घर खरीद रहे हैं वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का है, तो उस केस में केवल 10 करोड़ रुपए तक को ही हम यहाँ पे लेंगे, 10 करोड़ से ऊपर वाले पार्ट को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय कितने से करना है आपको, 10 करोड़ से। तो इस केस में अब यहाँ पर आपका एग्जाम्प्ट LTCG अंडर सेक्शन 54F कितना तक हो सकता है, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि केवल 5 करोड़ रुपए तक की आप एग्जाम्पशन यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54F। सेकंड केस, आपका नेट कंसिडरेशन था 20 CR, LTCG आया था आपका 12 CR। तो आपका LTCG 12 CR ऑन द नेट कंसिडरेशन ऑफ 20 CR मल्टीप्लाई बाय, आपने अब जो नया घर खरीदा वो आपने खरीदा 15 करोड़ का, बट आप मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए तक के लिए यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले सकते हैं नए वाले घर की। तो अब यहाँ पर आपको 10 करोड़ रुपए से ही इसे मल्टीप्लाई करना होगा, बाकी 5 करोड़ आपको इग्नोर करना है। तो 12 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, तो यहाँ पर आपका निकल कर आता है 6 करोड़। तो आप केवल 6 करोड़ रुपए तक की एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 54F। थर्ड एग्जाम्पल, आपका नेट कंसिडरेशन था 16 करोड़, आपका LTCG आया था 12 करोड़। तो 12 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, आपने अभी कॉस्ट ऑफ न्यू रेजिडेंशियल हाउस क्या है 8 करोड़, तो यहाँ पर 10 करोड़ से कम है तो पूरा 8 करोड़ यहाँ पर हम ले लेंगे। तो 12 करोड़ आया था आपका 16 करोड़ पे मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पर आपको 6 करोड़ रुपए की एग्जाम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 54F। तो इस टाइप से आपके सभी एग्जाम्पल्स एक बार आप देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा कि जब भी आप अपनी कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, जो आपने नई एसेट परचेज करी है, उसकी कॉस्ट आप 10 करोड़ रुपए से ऊपर की नहीं ले सकते वाइल कंप्यूटिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54F। आपको वो 10 करोड़ रुपए पे रेस्ट्रिक्ट करना होगा। तो ये आपकी एक अमेंडमेंट थी एंड काफी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। हाई चांसेस है कि एग्जामिनेशन के अंदर इससे आपको जरूर टेस्ट करा जाएगा, क्योंकि जो कैपिटल गेन के बाकी रूटीन प्रोविजंस है वो तो एग्जामिनर हमेशा पूछता है, तो भी आपको अमेंडमेंट के ऊपर जरूर चेक करा जा सकता है। तो ये 54 या 54F के अंदर आपको चेक करा जा सकता है, या एक सेक्शन हमने पढ़ा था 50AA, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन के लिए चेक करा जा सकता है। तो आपको ये अमेंडेड वाला पोर्शन जरूर ध्यान से पढ़ना है। ओके सर, चलिए। एंड अगर आप यहाँ पे ये कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं कि आप 2 साल के अंदर अंदर कोई दूसरा घर खरीद लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट अर्लियर अंडर सेक्शन 54F shall be deemed to be the taxable as long term capital gain in the previous year in which such residential house property is purchased or constructed। तो जिस भी साल के अंदर आप नया घर खरीदेंगे या जिस भी साल के अंदर आप नया घर कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, तो उस साल का वो LTCG बन के टैक्स हो जाएगा, जो भी आपने पहले एग्जाम्पशन ली थी। ठीक है जी, चलिए। तो इसी के साथ हमारी ये एग्जाम्पशन सारी खत्म हो जाती है। CGAS अकाउंट, ये एक कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम होती है कि अगर आप अकाउंट अपना अमाउंट यूज नहीं कर पा रहे तो उसे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले उसे CGAS अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करा दीजिए, तो हम उसे ये मान लेंगे कि ठीक है वो आपने यूज करने के लिए रखा है, एंड फिर आप बाद में उसे CGAS अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ये परचेज ऑफ कैपिटल एसेट। जो भी जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि अगर आपको रेजिडेंशियल हाउस खरीदना है तो रेजिडेंशियल हाउस खरीदने के लिए या कंस्ट्रक्शन के पर्पज से, तो जिस भी पर्पज से आपको वो यूटिलाइज करना है, अगर आप उस पर्पज से विड्रॉ करते हैं तो हम उसे यूटिलाइज मान लेंगे बाद में। एंड यहाँ पे CBDT ने क्लैरिफाई कराया कि अगर मान लीजिए असेसी की डेथ हो जाती है, एंड डेथ होने के बाद इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ लीगल ईयर्स। तो जो अब अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है CGAS अकाउंट का, तो वो लीगल ईयर्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक सेक्शन 54H हमें बताता है कि अगर मान लीजिए हमारी कोई एसेट कंपलसरीली एक्वायर हो जाती है, तो वो कंपलसरी एक्वायर होने के बाद जिस साल में वो कंपलसरी एक्वायर हुई ट्रांसफर, तो उस साल में मान ली जाएगी, बट उसका कंपनसेशन हमें बाद में मिलता है। तो अभी हमें कोई कंपनसेशन मिला नहीं, तो हम उसे किस टाइप से यूटिलाइज करें,
किस टाइप से हम उसे CGS अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो इसके लिए 54H बताता है कि इसमें आपको जो टाइम लिमिट है वो हमें रिकॉन करी जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर। ठीक है, would be considered from the date of receipt of such compensation and not from the date of the transfer. Section 55A, reference to the valuation officer. अब AO वैल्यूएशन ऑफिसर को ये केस रेफर कर सकता है। AO may refer the valuation of the capital asset to a valuation officer in the following circumstances. In a case where the value of the asset as claimed by the assessee is in accordance with the estimate made by the registered valuer, if the AO is of the opinion that value so claimed is at variance with the fair market value. अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि एसएससी ने जो फेयर मार्केट वैल्यू लिया विद द एस्टिमेट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो कुछ वेरिएंस है उसके बीच में फेयर मार्केट वैल्यू एंड वैल्यू एज अडॉप्टेड बाय द एसएससी, तो उस केस के लिए वो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है। इफ द AO is of the opinion that the fair market value of the asset exceeds the value of the asset as claimed by the assessee by more than 15% or 25,000, अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो वैल्यू एसएससी ने कंसीडर करी है एंड जो एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू है उनके बीच का वेरिएंस 15% से ज़्यादा या 25,000 रुपीज से ज़्यादा है, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है। और अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इट्स नेसेसरी टू डू सो, तो वो वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है। अब यहाँ पर हमें सेक्शन 111A, सेक्शन 112, सेक्शन 112A, ये 3 सेक्शन और पढ़ने हैं। ये हमारे टैक्स रेट्स के बारे में है। टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन रेस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो मैं इसे यहाँ पे शॉर्ट में बोलूँगा STT पेड वाले हमारे मतलब एसेट्स। तो यहाँ पे हमारा होता है ये STCG STT पेड सेक्शन 111A। तो ये बताता है कि हमें 15% का टैक्स रेट लगेगा ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, अगर ये 3 टाइप की एसेट है। एंड इसमें से जो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या क्या है कि ट्रांजेक्शन ऑफ द सेल ऑफ सच इक्विटी शेयर और यूनिट शुड बी एंटर्ड इनटू ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004 एंड सच ट्रांजेक्शन शुड बी चार्जेबल टू STT, यानी कि इन पे STT आपने पे कराना चाहिए। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं STCG STT पेड। तो कौन कौन सी एसेट्स हैं? इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट्स ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ अ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। ठीक है। एंड अगर मान लीजिए कोई आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विच इज लोकेटेड इन द IFSC, तो उस पर आपको 15% का टैक्स रेट ही देना होगा इवन इफ आपने STT पे नहीं करा तब भी। एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, अगर आपकी कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अनएग्जॉस्ट रह जाती है, मतलब आपने जो बाकी अदर इनकम है उन्हें आपने डिडक्ट कर दिया, उसके बाद भी आपकी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख एज द केस में भी वो आपकी कुछ बच जाती है, तो आप इंडिविजुअल एंड HEF रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट HEF के केस में आप इस इनकम को भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से लेस कर सकते हैं। बट अगर नॉन रेजिडेंट है या इंडिविजुअल और HEF से अलग कोई और पर्सन है लाइक AOP वगैरह, तो वो ये बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में से इस इनकम को लेस नहीं कर सकते। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो इस इनकम पे आपको 6A की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 112, ये हमें बताता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में। अब इसमें ये विदाउट STT पेड। अब इससे पहले हम एक बार 112A पढ़ लेते हैं। अभी हमने 111A पढ़ा था, अब हम पढ़ लेते हैं 112A। ये हमें बताता है LTCG STT पेड वाला। तो STT पेड वाला कहने का मतलब वही हमारी 3 एसेट्स, इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, यूनिट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अगर इस टाइप की 3 एसेट्स को ट्रांसफर करने पे आपको कैपिटल गेन होता है LTCG, तो वो 1 लाख से ऊपर जो भी आपका LTCG होगा, मतलब 1 लाख तक तो आपका एग्जाम्प्ट है, फुली एग्जाम्प्ट। 1 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर आपको 10% के रेट से टैक्स देना है केवल। ठीक है। एंड इसके केस में क्या है कि अगर आपके इक्विटी शेयर्स हैं तो इस पर आपने STT पे कराना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ परचेज एज वेल एज ऑन द टाइम ऑफ सेल, दोनों टाइम पे। एंड अगर आपके यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो इसमें आपने STT पे कराना चाहिए ऑन द टाइम ऑफ सेल। ठीक है जी। एंड इसमें भी वही एग्जाम्पशन है कि अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन है जो कि फॉरेन करेंसी के अंदर हो रही है एंड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में हो रही है विच इज लोकेटेड इन द IFSC, तो अगर उस पर STT पे नहीं भी करा तब भी आपको 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। एंड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इन द केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल और HEF, आपको बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर फुली यूटिलाइज आपकी नहीं हुई तो जो अनएग्जॉस्टेड आप उसे यूज कर सकते हैं। बट नॉन रेजिडेंट और एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और HEF वो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में से इस टाइप की इनकम को लेस नहीं कर सकते। एंड आपको कोई भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगी। एंड आपको इसमें बेनिफिट ऑफ रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, आप वो भी नहीं ले सकते। ठीक है। एंड 112A के इनकम के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के स्टेप से निकालना है, वो मैंने आपको वहाँ पे सिखाया था। हायर ऑफ मतलब पहले आप लोअर ऑफ लेंगे आपकी जो भी FMV है एज ऑन 31 Jan 2018 एंड और एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेल, मतलब जो भी आपने एक्चुअली सेल कंसिडरेशन आपको मिला उसका लोअर, एंड फिर उसे कंपेयर करेंगे आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो इन दोनों का हायर, तो ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी। ठीक है। अब हमें पढ़ना है 112 को हम यहाँ से पढ़ते हैं चार्ट से।
तो आपका कोई भी रेजिडेंट पर्सन अदर देन कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ, तो इसके केस में आपको टैक्स रेट लगेगा 20% का। आपका कोई भी एलटीसीजी है किसी भी एसेट पे, एसटीटी पेड वाली एसेट्स को छोड़ के किसी भी एसेट के ऊपर आपका एलटीसीजी है तो आपको 20% का टैक्स रेट लगेगा। और आप बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट अगर आपकी अनएग्जॉस्टेड रह गई है तो आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा मतलब एओपी हैं, बीओआई हैं, तो आपको 20% का टैक्स रेट लगेगा, बट आप अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर आप फर्म और एलएलपी हैं तो आपको 20% का टैक्स रेट लगेगा, डोमेस्टिक कंपनी है तो 20% का टैक्स रेट लगेगा। अगर आप नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो उस केस में अगर आपकी कैपिटल एसेट है अदर देन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी, तो आपको 20% के रेट से कैपिटल गेन मतलब आपको 20% का टैक्स देना होगा। बट अगर आपके अनलिस्टेड शेयर और शेयर्स ऑफ पब्लिकली क्लोजली हेल्ड कंपनीज हैं तो इस केस में आपके 10% का टैक्स देना होगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स ऑफ द क्लोजली हेल्ड कंपनीज। तो लेकिन इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट और फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड इन द केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, एलटीसीजी वुड बी टैक्सेबल एट द लोअर ऑफ द फॉलोइंग रेट्स। तो अगर आप कोई ट्रांसफर करते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज का अदर देन यूनिट्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स का ट्रांसफर करते हैं तो आपका एलटीसीजी किस रेट पे टैक्स होगा, 10%। तो उसमें आपका ऑप्शन है कि या तो आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप टैक्स दे सकते हैं या तो आप 20% विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट टैक्स दे सकते हैं, जो भी आपको बेनिफिशियल हो, यानी कि विचएवर इज लेस आप उस रेट पे आप टैक्स दे सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। अब इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन इसके इलस्ट्रेशंस सॉल्व करके देखने हैं। यहाँ पे कुछ सीबीडीटी के एफएक्यूज इन्होंने दे रखे हैं, तो ये एफएक्यूज आपको एज सच पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि हमने सब कुछ अपना ड्यूरिंग द डिस्कशन सब कुछ ही हमने कवर कर लिया, तो कोई भी अलग से एफएक्यू कोई ऐसा एज सच है नहीं, तो आप इसे ना भी पढ़ेंगे तो अभी कोई इशू नहीं है। तो अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसके बाद आपको सभी क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एक बार खुद से सॉल्व करके देखने हैं। कोई भी डाउट आता है तो आपको पूछना है एंड अच्छी तरीके से आपको मेहनत करनी है। मेहनत के अलावा इस टाइम आपको करने के लिए और कुछ काम होना ही नहीं चाहिए, केवल आप सोकर उठो, नहाओ, खाना खाओ, आप ब्रेकफास्ट वगैरह करो, पढ़ने बैठ जाओ एंड उसके बाद थोड़ा एंजॉय करो, आधे पौने घंटे बीच में ब्रेक लेकर अपने फ्रेंड से बात वगैरह करो एंड उसके बाद पढ़ने बैठ जाओ। मतलब पढ़ाई के अलावा और कुछ अभी आपको नहीं करना है इस टाइम पे, कोई आपको मस्ती नहीं करनी, कोई आपको मोबाइल नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, व्हाट्सअप नहीं चलाना, केवल अपने पढ़ाई से रिलेटेड आपको इस टाइम पे सारे कामों पे फोकस करना है एंड केवल अच्छे तरीके से स्टे मोटिवेटेड, अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाते रहिए। यू विल डेफिनेटली टॉक इन द एग्जाम। वीडियो को देखिए, इसे बार बार देखते रहिए, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, बाय।